कहानी की शुरुआत में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि अगर तुम आज मुझे पैसे नहीं दोगी तो हम लोग डेट पर नहीं जाएंगे और लव होटल के पैसे भी तुम दोगी। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लात मारने की कोशिश करती है, पर वो लड़का उसकी लात को रोक लेता है। इसके बाद वो लड़का उस लड़की को लात मार के पीछे गिरा देता है और कहने लगता है कि तुम पागल हो, तुम्हारा बहुत हुआ, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। अगले सीन में वो लड़की यानी कि जो मोमो होती है वो अपनी क्लासरूम में आ जाती है, जहाँ पर वो उदास बैठी होती है और रो रही होती है क्योंकि वो बंदा उसका पहला बॉयफ्रेंड था और उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। उसे देखकर अब उसकी दोस्त भी कहने लगती है कि मैंने तो कहा ही था कि ऐसे बंदे को डेट मत करो। आखिरकार उसमें इतना खास क्या था? जिस पर मोमो कहती है कि वो लड़का केन टाकाकुरा की तरह दिखता था। ये सुनकर वो लड़कियां कहने लगती है कि तुम हमेशा उसी के पीछे जाती रहती हो। तो मोमो कहती है कि इसमें गलत क्या है, मुझे केन टाकाकुरा की तरह मैस्कुलिन लड़के पसंद है। जिस पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि लेकिन ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगले सीन में मोमो काफी उदास होकर वहां से जा रही होती है। वो कहती है कि क्या मुझे लाइफ में फिर से केन टाकाकुरा की तरह कोई मिलेगा। वो अब जा रही होती है, पर तभी वो क्लास में एक लड़की को देखती है। वहीं पर काफी सारे बच्चे उसके ऊपर पेपर के बॉल्स फेंक रहे होते हैं उसे बुली करने के लिए। वो लोग लगातार उसे मार ही रहे होते हैं, तभी मोमो बीच में आ जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर वो लड़के अब कागज फेंकना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ मोमो भी अब उस लड़की से पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। इसके बाद वो उस लड़की की किताब को पढ़कर वहां से चली जाती है और कहने लगती है कि इस दुनिया के अंदर कितने ज्यादा बेकार लोग हैं, दूसरे लोगों को परेशान करते रहते हैं। ऐसा बोलकर वो वहां से फिर से चली जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं अपने स्ट्रेस को मिटाने के लिए। तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है जो कि उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम प्यार में हो, क्योंकि आप जैसी लड़की मुझसे बात करके गई है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो मोमो कहती है कि तुम्हें लगता है कोई गलत फहमी हुई है। तो वो लड़का कहता है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो लड़का उसे वही किताब दिखाता है और कहते हैं कि तुम इसकी फैन हो ना। जिस पर मोमो कहती है कि माफ करना, पर मैं यूएफओस और एलियन के अंदर विश्वास नहीं करती हूँ जो तुम मुझे दिखा रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं यूएफओ की नहीं बल्कि यूएपी की बात कर रहा हूँ, यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। वो लड़का भी इसी तरीके से मोमो को अब काफी सारी बातें बताने लगता है जो कि मोमो कुछ भी नहीं समझ पाती है। वो एनॉयड होकर अब वहां से जाने लगती है। फिर वो लड़का उसे वापस से वही किताब दिखाने लगता है, जो देखकर मोमो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम कितने ज्यादा एनॉयड हो, इसलिए तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। ऐसा एक्ट मत करो कि तुम मुझे जानते हो। ऐसे बोलकर मोमो वहां से चली जाती है। वहीं पर अब वो लड़का काफी उदास हो जाता है, उसके हाथ से तो बुक भी नीचे गिर जाती है। ये देखकर मोमो को भी अब उसके बारे में थोड़ा बुरा लगता है। वो कहती है कि माफ करना, मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो जाकर अब उसकी किताब भी उठा देती है और कहती है कि मैं एलियंस पे तो नहीं पर भूतों में विश्वास करती हूँ। ये सुनकर वो लड़का भी हंसता है और कहता है कि भूत जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। ये सुनकर मोमो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम इस तरीके से डिनाई कैसे कर सकते हो। वैसे लगता है तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ एक स्पिरिट मीडियम है। तुमने कभी एक्सोर्सिज्म के बारे में सुना है कि नहीं? तो वो लड़का अब कहता है कि लेकिन अब भी मैं नहीं मान रहा हूँ कि भूत एग्जिस्ट करते हैं। जो सुनकर मोमो भी कहने लगती है कि क्या तुमने यूएफओ देखे भी हैं जो तुम एलियंस में मानते हो। वो दोनों अब आपस में इसी तरीके से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मोमो की दोस्त भी आ जाती हैं। उन्हें लगने लगता है कि मोमो को ये लड़का पसंद है। वहीं पर मोमो और वो लड़का आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी मोमो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि चलो एक कॉन्टेस्ट करते हैं, अगर घोस्ट एग्जिस्ट करते होंगे तो तुम मुझे सर्व करोगे। तो वो लड़का भी कहते हैं ठीक है, मैं भी तुम्हें यूएफओस दिखाऊंगा और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे सर्व करोगी। अगले सीन में हमें एक अबैंडन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमो आई होती है। उसे वहाँ पर काफी डर लगने लगता है। वो कहती है कि आखिर यहाँ पर मुझे यूएफओ कैसे मिलेगा। वहीं वो लड़का उससे फोन पर कहता है कि वो हॉस्पिटल कहा जाता है कि वो यूएफओ की सेंचुरी है। अगर तुम रूफ पर जाकर यूएफओ को बुलाओगी तो यूएफओ आ जाएगा और एलियन तुम्हें लेकर जाएगा और तुम्हारी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा। जिस पर मोमो कहती है कि क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी कभी हुआ है, तुमने खुद कभी यूएफओ को देखा है? तो वो लड़का मना कर देता है और कहता है कि लेकिन फिर भी ये बात प्रूव नहीं होती है कि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मोमो कहती है ठीक है, वैसे क्या तुम मेरी वाली जगह पर पहुंच गए हो? तो वो लड़का भी कहता है हाँ। हम लोग अब देखते हैं कि वो लड़का अब एक टनल के पास पहुंच चुका है जहाँ पर साफ साफ बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से बाहर रहो। वो यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए आया है कि घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर अब वो अंदर जाने से काफी डर रहा होता है। वहीं मोमो से बताने लगती है कि इस टनल के अंदर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ये इंटरनेट पर काफी फेमस है। तो अब वो लड़का भी अब थोड़ी हिम्मत जुटाता है और अब वो अंदर जाने लगता है। वह मोमो से कहता है कि क्या तुमने कभी भूतों को देखा है? तो मोमो उसे मना कर देती है। जो सुनकर वो लड़का गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने खुद भूतों को नहीं देखा और अब तुम उन पर विश्वास भी करती हो। तब मोमो कहती है कि लेकिन मेरी ग्रैंड माँ एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वो भूतों को ही भगाती है। वैसे मैं अपने ग्रैंड माँ से काफी प्यार करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है। वैसे मेरी दादी माँ काफी अजीब है। जब भी मुझे बाहर जाना होता है तब मेरी दादी कहती है कि मुझे एक गुड लक रिचुअल करना पड़ेगा। मुझे दादी माँ हमेशा फोर्स करती थी वो करने के लिए। जब भी मैं स्कूल में वो करती थी तब बच्चे हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे उस चीज के लिए,
पर अगर मैं वो रिचुअल नहीं करती हूँ तो मेरी ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है। सबसे टफ पॉइंट तो ये था कि जिस लड़की को मैं पसंद करती थी वो भी मेरा मजाक उड़ाता था इस चीज के लिए। इस चीज के लिए मैं अपनी ग्रैंडमा को काफी हेट करने लगी। उसके बाद मैंने अपनी दादी माँ को काफी बुरा भला कहा। उसके बाद से मैं ग्रैंडमा से बात नहीं करती इतना अच्छा, और वो रिचुअल भी नहीं करती हूँ। पर जब भी कोई मेरी दादी माँ का मजाक उड़ाता है तब मुझे काफी गुस्सा आता है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस चीज को मैं काफी हेट करती हूँ कि जिस लड़की को मैं पसंद करती थी उसने मेरी ग्रैंडमा का मजाक उड़ाया। सच बताऊं तो मैं अपनी ग्रैंडमा को उनकी जॉब को काफी प्यार करती हूँ, क्योंकि वो काफी स्पेशल लगती है। उन्होंने मुझे इस तरीके से पाला है शुरुआत से, वो भी अकेले ही, इसलिए मुझे अपनी ग्रैंडमा में विश्वास है। इसलिए मैं भूतों में विश्वास करती हूँ। अब तुम बताओ कि तुम एलियन में क्यों विश्वास करते हो? तो वो लड़का भी अब कहने लगता है कि सही बताऊं तो कोई कारण नहीं है। तभी अब उस लड़के को अब सामने खून के निशान दिखाई देते हैं, जो देखकर वो घबरा जाता है और सामने मुड़ता है। तभी उसके सामने एक बूढ़ी दादी माँ उसे दिखाई देती है। ये देखकर वो लड़का डर जाता है, क्योंकि ये दादी माँ एक भूत थी। वो अब वहाँ से भागने लगता है। इस बारे में मोमो को पता चल जाता है कि वो लड़का भाग रहा है। वो अब उसे कहती है कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए। वहीं वो लड़का भाग ही रहा होता है, पर वो टनल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा होता है। वो टनल बड़ी होती जाती है। वही मोमो कहती है कि इंटरनेट पर कहा गया है कि तुम उस भूत से भाग ही नहीं सकते हो। वो दादी माँ एक टर्बो ग्रैनी है, अगर तुम उसके अगेंस्ट हार जाओगे दौड़ने में तो वो तुम्हें कर्स कर देगी। तभी हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी भी अब उस लड़के को काफी तेजी से आकर पकड़ लेती है। वहीं मोमो का अब फोन काम करना बंद कर देता है, जो देखकर उसे अब उस लड़की की चिंता होने लगती है, इसलिए वो अब उसके पास जाने लगती है। पर अब जब वो जा ही रही होती है तभी अचानक से वहाँ की सारी लाइटें अब बंद हो जाती हैं और अब मोमो के सामने 3 एलियंस खड़े होते हैं, जो देखकर मोमो भी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर अब वो एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले आते हैं। वो लोग अब बताने लगते हैं कि हम लोग सरपोइंट्स हैं, क्योंकि हम लोग सर्पो प्लेनेट से आए हैं, हमसे डरो मत। तो मोमो भी कहती है कि तुमसे डरो कैसे नहीं, तुम लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं और मुझे यहाँ पर बांध दिया है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वो एलियन जो है वो कहता है कि जो भी एलियंस होते हैं वो लड़के होते हैं, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करके क्लोन से रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को इंसानों जैसा सिमिलर एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन चाहिए, उसके लिए हमें तुम्हारा बनाना चाहिए, इसलिए हमें तुम्हारे साथ वो करना होगा। उसके बाद हम लोग तुम्हारा बनाना लेंगे और उसे रिसर्च के लिए यूज करेंगे। ये सुनकर मोमो परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, आज से पहले मैंने ये सब कभी नहीं करा, मैंने ये मौका केंटा का कूड़ा के लिए बचा के रखा हुआ है, तुम जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो लोग अब उसे शांत करते हैं और अब वो लोग अपनी साइकोकिनेसिस का यूज करके मोमो के ब्रेन वेव को अब टर्न ऑन करने लगते हैं, जिससे कि मोमो भी अब उनके साथ वो सब करने के लिए तैयार हो जाए। पर अब हम देखते हैं कि मोमो तो अब उन साइकोकिनेसिस को रेजिस्ट कर रही होती है। वो लोग अब शुरू करने वाले होते हैं, पर तभी मोमो का अब फोन रिंग होता है, जो देखकर एक एलियन जाकर एक फोन उठा लेता है। पर तभी अचानक से उसके अंदर से एक घोस्ट बाहर निकल जाता है, जो कि उस एलियन के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। हमें पता चलता है कि वो भूत और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था। वो बताने लगता है कि टर्बो ग्रानी ने मुझे कर्स कर दिया, जिस वजह से मैं ऐसा हो गया, मैं अपने आप पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अब टर्बो ग्रानी उसके ऊपर कंट्रोल ले लेती है, जो देखकर वो एलियन सब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर टर्बो ग्रानी भी काफी तेज होती है, वो काफी तेजी से जाकर एक एलियन को तो हरा देती है, पर दूसरा एलियन अपनी पावर का यूज करके टर्बो ग्रानी को दूर फेंक देती है, जिस वजह से उस लड़के को भी दर्द होता है। तभी एलियंस भी अब उससे कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, हम लोग अब तुम्हारा भी बनाना लेंगे। तो वो लड़का भी कहता है कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, क्योंकि मैं तुमसे काफी समय से मिलना चाहता था, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मुझे लगा कि कम से कम एलियंस तो मेरे दोस्त बनना चाहेंगे, इसलिए मैं एलियंस को काफी बुलाता था, पर कोई भी आता नहीं था। दूसरे लोग हमेशा मुझे बुली किया करते थे, पर मोमो मेरे लिए अकेली खड़ी हुई, इसलिए मैं तुम लोग को मोमो को हर्ट नहीं करने दूंगा। अगर उसके लिए मुझे मोहशे बनना पड़े तो मैं बनूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो खड़ा होने की कोशिश करता है, पर वो एलियन उसके ऊपर हमला करके उसे फिर से पीछे कर देते हैं। वो एलियन अब उससे कहता है कि तुम काफी लड़ाकू हो, हम ऐसे पर्सन के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो मोमो के ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। तभी मोमो को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ पर उसने अपनी दादी माँ से कहा था कि जब भी मैं वो रिचुअल करती हूँ तो मेरे दोस्त हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उसकी दादी माँ भी कहती है कि लेकिन अगर तुम वो रिचुअल करोगी तो तुम कभी भी हर्ट और बीमार नहीं पड़ोगी, बुरी चीजें भी तुम्हारे पास नहीं आएंगी। अपने लोअर एप्स को तैयार करो और ये इमेजिन करो कि जो तुम्हारी ची है वो तुम्हारे दिमाग से निकल रही है। तो मोमो वो फिर से करने की कोशिश करती है, पर तभी उसे याद आता है किस तरीके से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो याद करके वो अपनी दादी माँ से कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये फिर से कभी नहीं करूंगी, मैं आपको भी हेट करती हूँ दादी माँ, आप एक झूठी स्पिरिट मीडियम हो। ऐसा बोलकर मोमो वहाँ से भाग जाती है। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर मोमो को अब बुरा फील हो रहा होता है। वो कहने लगते हैं ग्रैंड माँ मुझे माफ कर दो वो सब कहने के लिए। तभी मोमो वापस से अपने उस रिचुअल को करने का ट्राई करती है। जैसे वो उसे ट्राई करती है, जिस चीज में वो बंधी हुई थी वो चीज अब टूट जाती है
है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो लड़का भी अब उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास साइकिक पावर्स हैं? तो मोमो भी कहती है हाँ, मैं खुद ये देखकर हैरान हूँ। तभी मोमो उन एलियंस की साइकोकिनेसिस को अब पुश बैक करने लगती है। मोमो भी अब ये देखकर कहती है कि इसका मतलब है कि मेरी दादी माँ एक असली स्पिरिट मीडियम थी। शुक्रिया ग्रैंड माँ, अब मैं इन्हें हरा सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद मोमो अब उस एलियन को लात मार के काफी दूर फेंक देती है। हमें पता चलता है कि वो लोग तो एक यूएफओ में थे। जैसे वो एलियन उसे टकराता है वो यूएफओ अब खराब होने लगता है। मोमो अब उस लड़के को लेकर वहां से जाने वाली होती है, पर तभी वो देखती है कि टर्बो ग्रानी ने तो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और अब वो मोमो के ऊपर ही हमला करने लगता है, जो देखकर मोमो अपनी पावर का यूज करके उसे वापस से नॉर्मल कर देती है। टर्बो ग्रानी भी अब वहां बाहर निकलकर मोमो से कहती है कि तुम कौन हो। वही मोमो देखती है कि टर्बो ग्रानी तो बाहर आ चुकी है। वो कहती है कि लेकिन फिर अभी भी ये लड़का पोजेस कैसे है? तो टर्बो ग्रानी अब उसे बताती है कि मैंने इस लड़की की बोल्स को पोजेस कर रखा है। जब तक मेरे पास इसकी बोल्स हैं तब तक इस बच्चे के ऊपर से कर्स नहीं हटेगा। अगर तुम्हें कर्स हटवाना है तो टनल में आना पड़ेगा। ऐसा बोलकर टर्बो ग्रानी वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों का यूएफओ अब नीचे उतर जाता है और अब वो लोग भी सेफली वहां से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद मोमो कहने लगती है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि एलियन सही में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ अब उस बंदे को भी रियलाइज हो चुका है कि हाँ, घोस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो खुद कर्स हो गया है। मोमो अब उसे कहने लगती है कि अब हम लोग क्या करें? जब तक मैं तुम्हें अपनी साइकिक पावर से कंट्रोल नहीं करूंगी तब तक तुम्हें कर्स नहीं होएगा, पर उसके बिना तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। मैंने भी अपनी यूनिफॉर्म, वॉलेट और स्मार्टफोन सब कुछ खो दिया है। वो लड़का अब कहता है कि लेकिन मेरे ऊपर से ये कर्ज कैसे हटेगा? तो मोमो कहती है कि इसके लिए हमें टर्बो ग्रैनी को हराना होगा। तो वो बंदा कहते है ठीक है, तो फिर मैं जल्दी वहां जाता हूँ। वो लड़का अकेले जा रहा होता है, पर तभी मोमो कहती है कि जरा रुको, मेरे बिना तुम कंट्रोल खो दोगे। तो वो लड़का भी अब कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आपको मैं इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप चली जाओ, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। तो मोमो कहती है कि तुम मुझे आने के लिए क्यों नहीं कह रहे हो अपने साथ? जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं तुम्हें अकेले थोड़ी जाने दे सकती हूँ। तो बंदा कहता है कि क्या आप जैसे पर्सन के लिए मेरी मदद करना सही रहेगा, क्योंकि मैं एक ऑकवर्ड बंदा जो हूँ और वैसे अपने कपड़े भी नहीं पहन रखे, लो ये कपड़े पहन लो मेरे। ये सुनकर तो मोमो की हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। वो अब सोचने लगती है कि इसने तो बिल्कुल केंट टाकाकुरा की लाइन कही है अभी। इसके बाद वो उससे उसका नाम पूछती है, तो वो बंदा बताता है कि उसका नाम केंट टाकाकुरा है। ये सुनकर मोमो काफी हैरान हो जाती है। वह विश्वास करने से ही मना कर देती है कि वो केंट टाकाकुरा है। तो वो लड़का कहता है कि मैं सही में केंट टाकाकुरा हूँ। ये सुनकर मोमो अब काफी शर्मा जाती है और अब अपने कानों को बंद कर लेती है और अपनी साइकिक पावर्स भी बंद कर देती है, जिस वजह से टर्बो ग्रैनी अब कैन के ऊपर फिर से कंट्रोल करने लगती है। ये देखकर मोमो वापस उसे नॉर्मल कर देती है और अब उस बंदे से कहती है कि एक रूल है, कोई भी तुम्हारा नाम नहीं बोलेगा। तो वो बंदा भी कहता है ठीक है। जिसके बाद मोमो उसे कहती है कि क्योंकि तुम्हें ओसेलेट पसंद है, हम लोग तुम्हें ओकुरन बुलाएंगे। तो वो बंदा भी कहता है ठीक है। तभी अब सुबह हो जाती है, जो देखकर मोमो कहती है कि लगता है कि अब टर्बो ग्रैनी बाहर नहीं आएगी। इसके बाद अब मोमो ओकुरन को सबसे पहले अपने घर पर ले आती है। ओकुरन अब जैसे अंदर आने वाला होता है तभी गेट पर ही वो जलने लगता है, जिस वजह से उसे काफी दर्द होने लगता है। जो देखकर मोमो उसे उठाकर सामने पानी में फेंक देती है। तभी मोमो देखती है कि गेट पर तो टेलिस्मेंट लगे हुए थे, जिस वजह से यहाँ पर एक बैरियर बन गया था। वो अब उन्हें उतार देता है, जिस वजह से ओकुरन अब अंदर आ पाता है। वहीं अब जलने की वजह से ओकुरन का हेयर स्टाइल भी चेंज हो चुका है, जो देखकर मोमो अब उसका मजाक उड़ाने लगती है। अगले सीन में वो लोग अब घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर मोमो देखती है कि उसकी दादी माँ तो घर में है ही नहीं। इसके बाद मोमो अपने रूम में आकर अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है और वो उसे एक हुडी देने लगती है। जिसके बाद वो उसे कहने लगती है कि टर्बो ग्रैनी कह रही थी क्योंकि उसने तुम्हें कर्ज कर दिया है, इसकी वजह से तुम्हारी बोल्स नहीं है। ये सुनकर ओकुरन अब सही में चेक करता है और वो देखता है कि सही में उसकी बोल्स ही नहीं है। ये देखकर मोमो उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है कि जरा मुझे भी दिखाओ। तो ओकुरन कहता है कि क्या तुम पागल हो? वो कहता है कि अब हम क्या करें, तुमने मुझे चैलेंज किया था, इस वजह से ये हुआ। तो मोमो कहती है कि लेकिन तुम ही बात कर रहे थे इन सब के बारे में, इसलिए मैंने तुम्हें चैलेंज दिया। तो ओकुरन कहता है कि मैं बस कोई चांस मिस नहीं करना चाहता था, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा एक दोस्त बने कोई। जब तुम पास में आई तो मुझे लगा कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो, इसलिए मैं तुमसे डेस्परेट होकर बात करने लगा। पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम एक ऐसी पर्सन हो जिससे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतने खतरे में आना पड़ गया। जब ये सब कुछ ओवर हो जाएगा तब तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो। ये सुनकर मोमो कहती है कि यही तो तुम्हारा सबसे अनोइंग पार्ट है, तुम बिना सामने वाले से पूछे खुद के कंक्लूजन्स पे जंप कर जाते हो। तुम्हारे पास दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अपने दोस्तों को दूर भगा देते हो इस तरीके से। मैं बाद में तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगी, हम लोग नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर सकते हैं। तभी अचानक से डोरबेल बजने लगती है, जिसे सुनकर मोमो कहती है कि आज से पहले मैंने ये डोरबेल तो कभी नहीं सुनी। ये सुनकर ओकुरन पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो मोमो कहती है कि मुझे ग्रैंडमा ने बताया था कि हमारे पास दो डोरबेल्स हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरी इवल स्पिरिट्स के लिए।
लिए। तभी मोमो को रियलाइज होता है कि क्योंकि उसने बैरियर हटा दिया है इस वजह से इवल स्पिरिट यहाँ पर आ गई है। वो लोग अब गेट पर आते हैं और देखते हैं कि गेट के सामने तो कोई खड़ा है, जो देखकर मोमो कहती है कि मैं जल्दी से जाकर टेलिस्मेंट लगा देती हूँ, अगर ये सही में कोई इवल स्पिरिट हुआ तो ये जल जाएगा। ऐसा बोलकर अब वो लोग पीछे के गेट से बाहर आते हैं, पर देखते हैं कि मेन गेट पर तो कोई होता ही नहीं है। तभी अचानक से वहाँ की जगह भी बदल जाती है, उन लोगों के भागने का रास्ता भी अब वहाँ से बंद हो चुका है। और क्योंकि अब वो जो गेट है वो भी वॉल के अंदर लग चुका है, इसका मतलब टेलिस्मेंट लगाने का भी अब कोई फायदा नहीं है। तभी अचानक से मोमो और ओकुरन दोनों की नाक में से खून बहने लगता है। मोमो नोटिस करती है कि यहाँ पर ब्लैक फॉग है, जिसे देखकर वो कहती है कि शायद से इसी वजह से ये सब हो रहा है। तभी अब उन लोग के सामने एक क्रिएचर आ जाता है जो कि कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम लोग ईवल लोग हो जिसने प्रॉमिस तोड़ा है। ऐसा बोलकर अब उन लोग की तरफ काफी तेजी से मुक्का मारता है, पर अब वो लोग साइड में हट जाते हैं, जिस वजह से दीवार में काफी बड़ा छेद हो जाता है। वो क्रिएचर अब उन लोग के ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से उन लोग को भी वहाँ से भागना पड़ता है। वो क्रिएचर अब उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारा बनाना और गन दो। ये देखकर वो लोग भी अब वहाँ से भाग कर आ जाते हैं। ओकुरन अब कहने लगता है कि ये क्रिएचर एक एलियन है जिसका नाम फ्लैट वुड्स मॉन्स्टर है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के एक टाउन फ्लैट वुड्स में देखा गया था। कहा जाता है कि जो लोग स्पिरिचुअल फिनोमिना देख सकते हैं वो यूएफओस को भी देख सकते हैं, यानी कि एलियंस को। इसका मतलब है कि भूत और एलियंस के बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। वही मोमो देखती है कि ये जो एलियन है इसने यहाँ पर पॉइजन फॉग फेंक दिया है, जो देखकर मोमो कहती है कि मैं जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। पर मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ओकुरन मैंने तुम्हारे ऊपर कर्स रोक रखा है। वहीं मोमो ने उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा था, पर फिर भी ओकुरन के ऊपर टर्बोग्रानी कंट्रोल करने लगती है। वहीं ओकुरन अब देखता है कि इस एलियन ने यहाँ पर काफी तबाही मचा दी है, जो देखकर वो मोमो से कहता है कि मैं इसे लड़ूंगा, आप बस मेरे ऊपर से थोड़ा सा कर्स हटा दो। जिस पर मोमो कहती है कि लेकिन मैं अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं। जिस पर ओकुरन कहता है कि ट्राई तो करके देखो। तो मोमो भी अब ट्राई करने लगती है। इतने में वो एलियन उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ओकुरन अब टर्बोग्रानी की पावर को यूज करके ट्रांसफॉर्म कर जाता है और वो जल्दी से मोमो को वहाँ से साइड में कर देता है, जिससे कि वो हमले से बच जाते हैं। वहीं ओकुरन के तो बोलने का तरीका भी अब बदल जाता है। वो कहता है कि मैं अपने अंदर काफी पावर फील कर रहा हूँ, पर मैं फिर भी काफी डिप्रेस हूँ। तभी वो एलियन वहाँ पर आ जाता है। ओकुरन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इससे लड़ सकता हूँ। इतने में वो एलियन अपने हाथों के बीच में ओकुरन को दबाता है, पर तभी हम देखते हैं कि ओकुरन इतना ज्यादा तेज होता है कि वो इतनी जल्दी उस एलियन की उंगलियों को भी काट देता है, जो देखकर मोमो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, आखिरकार तुमने ये किया कैसे, शायद हम लोग अभी इसे हरा सकते हैं। तभी ओकुरन को अब काफी ज्यादा खून आने लगते हैं। इतने में वो एलियन इस मौके का फायदा उठाकर ओकुरन के ऊपर हमला कर देता है। वो एलियन अब उसे फिर से हमला करके मारने वाला होता है, पर तभी मोमो अपनी पावर को यूज करके ओकुरन को साइड में ले आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो कहता है कि माफ करना, लगता है कि मेरी बॉडी इतने ताकत को हैंडल नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी स्पीड में एक इंसान कभी भी नहीं दौड़ सकता है ना, मैंने इसे थोड़ा सा ही डैमेज दिया है, इसे हम लोग हराएं कैसे। तभी मोमो अब नोटिस करती है कि ये एलियन सुमो रेसलिंग कर रहा है। वो कहती है कि मेरे ख्याल से अगर हम लोग इसके हाथ को ग्राउंड पर ले आएंगे तो शायद हम जीत जाएंगे। तो ओकुरन कहता है कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगली बार मैं आखिरी बार ही ट्राई कर पाऊंगा। तो मोमो भी कहती है ठीक है, इसकी सीधा पैरों पर हमला करना। तो ओकुरन भी मान जाता है और अब वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है। इसके बाद वो दोनों ही अब उस एलियन के करीब जाने लगते हैं। वहीं ओकुरन तो काफी तेज होता है, वो जाते ही सीधा उसके पैर के ऊपर हमला करके उसे तोड़ देता है। वहीं अब ओकुरन की लिमिट खत्म हो जाती है, पर दूसरी तरफ मोमो अपने एक हाथ से ओकुरन को कंट्रोल कर रही होती है और दूसरे हाथ से वो उस रेसलर के हाथ को मेल्ट कर देती है, जिस वजह से वो सुमो रेसलर अब नीचे गिरने वाला होता है। पर अब वो एलियन गुलाटी मार के अपने आप को पैर से रोक लेता है, जिसके बाद वो मोमो को उठाकर सीधा गेट की तरफ फेंक देता है। वहीं मोमो अब बेहोश हो जाती है, इस वजह से वो ओकुरन को कंट्रोल नहीं कर पाती है और अब ओकुरन के ऊपर टर्बोग्रानी कंट्रोल लेने लगती है। पर तभी मोमो उठ जाती है और वो ओकुरन को वापस से कंट्रोल में कर लेती है। वो अब काफी गुस्से में आ जाती है और वो इस एलियन से कहती है कि तुम तो काफी बड़ी परेशानी हो, हमने तुम्हें हरा दिया था पर तुमने चीटिंग करी है। दूसरी तरफ ओकुरन भी अब मोमो से कहता है कि आप मेरे ऊपर से कर्स हटा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी बॉडी के साथ क्या होगा, मैं इसे हराने की कोशिश करूंगा। तो मोमो से कहती है कि तुम वहीं पर रहो, ये एक चीटर है, मैं चीटर को ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ, मैं इसे खुद हराऊंगी। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वो एलियन अब मोमो के ऊपर लगातार मुक्के मारने लगता है, जो देखकर ओकुरन काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि मोमो कहती है कि इतनी डेप्थ काफी है। हम लोग अब देखते हैं कि मोमो बस यही चाहती थी कि वो जो
जो एलियन है वो उसे गेट के पीछे ले आए। मोमो अब क्योंकि वॉल के पीछे आ चुके हैं, वो जल्दी से अपनी पावर को यूज करके ओकुरन को भी अपने पास ले आती है और अब अपने दूसरी हाथ की पावर का यूज करके उस टेलिस्मैन को उठाकर गेट पर लगा देती है, जिस वजह से वो एलियन अब काफी तेजी से जलने लगता है। अगले सीन में वो लोग अब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि चीजें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। तो ये मोमो अब ओकुरन से कहती है कि तुम्हारा तो हेयर स्टाइल ही बदल गया है, ये तो तुम पर अच्छा लग रहा है। वैसे जैसे मोमो ये सब कहती है वो अब इतनी ज्यादा थक जाती है कि वो बेहोश होकर अब वही नीचे गिर जाती है। और अब क्योंकि मोमो ओकुरन के ऊपर कंट्रोल नहीं करती है, इस वजह से टर्बो ग्रानी अब ओकुरन के ऊपर कंट्रोल करने लगती है। ओकुरन अब टर्बो ग्रानी बन जाता है और अब वो मोमो को घेर लेता है। अगले सीन में हम लोग को अब एक टीवी शो का शूट दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी सामने वाले एक्टर से कहती है कि तुम 27 ईयर के हो, तुम्हारी वाइफ और बच्ची भी है, तुम्हें करी पसंद है। जिस पर वो बंदा भी कहता है कि नहीं, मैं 20 साल का हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है और मुझे रामन पसंद है। इसके बाद शूट अब खत्म हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग अब उसी लेडी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार कोई इतना गलत कैसे हो सकता है। इस एक्टर को देखकर साफ साफ कह सकता है कि ये काफी यंग है, तो इसकी कोई वाइफ और बच्चे तो होंगे ही नहीं। इसके बाद वो लेडी कैब में बैठ जाती है। तभी ड्राइवर उससे कहता है कि आप सेंटा डोडोरिया हो ना, मैंने आपको टीवी पर देखा था कि आपके पास सही में साइकिक पावर्स हैं। तभी वो लेडी उसे कहती है कि मुझे यहीं छोड़ दो। ऐसा बोलने के बाद वो गाड़ी से निकलने लगती है, जो देखकर वो ड्राइवर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं कर रहा था। तो वो लेडी उसे कहती है कि अगर तुम्हें नहीं मरना है तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वापिस टर्बो ग्रानी को दिखाया जाता है, जो कि मोमो के ऊपर हमला करने वाली होती है, पर तभी अचानक से उसी के ऊपर हमला हो जाता है। हमें पता चलता है कि हमला करने वाली वही लेडी होती है और वो और कोई नहीं बल्कि मोमो की दादी माँ है, जो कि दिखने में तो दादी माँ बिल्कुल नहीं लग रही है। तभी टर्बो ग्रानी भी हमला करने के लिए अपनी जगह से हिलती है, पर अब वो जलने लगती है। तो दादी माँ उससे कहती है कि देखो नीचे, तुम मेरे ट्रैप में फंस चुकी हो, अगर तुम उस लाइन को क्रॉस करोगी तो तुम मर जाओगी, यहाँ पर बैरियर लगा है। ऐसा बोलने के बाद वो उसके काफी करीब आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे भी टच नहीं कर सकती हो क्योंकि मेरे ऊपर भी बैरियर लगा है। वही टर्बो ग्रानी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें खा कर रहूंगी। तभी दादी माँ उसके ऊपर लगातार हमले करने लगती है, जिस वजह से टर्बो ग्रानी बाहर निकल जाती है और अब वो जलने लगती है। वह उसे कहती है कि अगर तुम मुझे जला दोगी तो जिस बंदे को मैंने कर्ज कर रखा है वो भी मेरे साथ मर जाएगा। तो दादी माँ भी कहती है कि जो भी मेरी पोती को डिसीव करेगा मैं उसे मार दूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर यूज करती है। तभी मोमो को भी होश आ जाता है, वो ओकुरन को ढूंढने के लिए अब नीचे आती है, पर वो देखती है कि उसकी दादी माँ तो टीवी देख रही थी। उसकी दादी माँ उसे कहती है कि तुम एक स्पिरिचुअल जगह पे गई थी ना, पर क्यों? जिस पर वो कहती है कि मैं नहीं, मेरा दोस्त गया था। मोमो अब कहती है कि वैसे ओकुरन है कहाँ पर, अगर मैं उसके आसपास नहीं होंगी तो वो मुसीबत में फंस जाएगा। तो दादी माँ कहती है कि अगर तुम उस इविल स्पिरिट की बात कर रही हो तो मैंने उसे मार दिया है। ये सुनकर मोमो डर जाती है और कहती है कि लेकिन वो तो मेरा दोस्त था। तो उसकी दादी माँ कहने लगती है कि तुम पहले ही कह रही थी कि तुम्हें भूतों में विश्वास नहीं है, वैसे भी तुमने तो कहा था कि मैं एक झूठी हूँ। ये सुनकर मोमो कहती है कि तुम कब तक उस बात पर अपसेट रहोगी। तब उसकी दादी उससे कुछ कह नहीं रही होती है, जो देखकर मोमो अब उसे माफी मांगती है और कहती है कि माफ करना, मैं सही में गलत थी। तो अब वो भी बताती है कि मैंने ओकुरन को मेन श्राइन के अंदर रख रखा है। तो मोमो भी अब उसे ढूंढने के लिए जाती है। उसे ओकुरन की अब चिंता हो रही होती है, वो सोचती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो सोचती है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे वहाँ पर भेजा था। ओकुरन मुझे माफ करना। ऐसे बोलकर वो जैसे ही गेट खोलती है वो देखती है कि ओकुरन तो बिल्कुल ठीक होता है और वो खाना खा रहा होता है। मोमो को देखकर ओकुरन भी खुश हो जाता है और कहते हैं कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें मार दिया, मुझे ये देखकर काफी खुशी हो रही है कि तुम ठीक हो। ये सुनकर मोमो भी अब गेट बंद कर देती है और कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो ओकुरन कहता है कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है। वही मोमो काफी रिलीफ फील कर रही होती है कि वो ठीक है। तभी उसकी दादी वहाँ आती है और उसे बताती है कि जब तक वो लड़का उस श्राइन के अंदर है तब तक उसका कर्ज बाहर नहीं निकलेगा, पर यहाँ से बाहर निकलते वो मोस्टर बन जाएगा। ऐसा बोलकर वो उसे कहती है कि तुम्हें तो उसकी काफी चिंता हो रही थी, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? तो मोमो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी टर्बो ग्रानी ने इसकी बॉल ले ली है और कहा कि जब तक वो बॉल उसके पास है तब तक कर्ज नहीं हटेगा। मेरी ही वजह से ओकुरन के साथ ये सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं कुछ करना चाहती हूँ उसे बचाने के लिए। वैसे यूएफओ को देखने के बाद मैं भी साइकिक पावर्स को यूज कर सकती हूँ और अपनी पावर को यूज करके मुझे ओकुरन के कर्ज को होल्ड करना पड़ता है। वही दादी माँ कहती है कि तुम्हारा पंगा तो खतरनाक वाली टर्बो ग्रानी से हो गया। वो बताती है कि टर्बो ग्रानी को पास्ट में 100 किलो ग्रानी बुलाया जाता था। वो एक मॉडर्न योकाई मोस्टर है जिसने पूरी कंट्री के ऊपर तबाही मचा रखी थी। मैंने सुना था कि वो काफी समय से टनल के अंदर रह रही थी। मैं टनल में चेक करने के लिए तो गई थी, पर मैं टनल के पास तक नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ की स्पिरिचुअल पावर कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स के बारे में पता है ना? कहा जाता है कि ऐसी स्पिरिट्स कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे ही रहती है और उनके साथ उनकी काफी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है, यानी कि अपनी टेरिटरी के अंदर वो
सबसे ताकतवर होते हैं। टर्बो ग्रैनी भी लोकेशन बाउंड स्पिरिट है, कोई भी उसके नियर नहीं जाता है। वो टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट एक साथ फ्यूज हो गए हैं। उनसे लड़ने की कोशिश मत करना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी पोती मारी जाए। वैसे भी इन सब में तुम इन्वॉल्व नहीं हो और उनके बारे में सिर्फ भूल जाओ। ये सुनकर मोमो कहती है कि जिस कैन को मैं प्यार करती हूँ वो इस समय पर क्या करता। जब मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ। मैं कभी भी अपने इस सोचने के तरीके को रिग्रेट नहीं करती हूँ और मेरी जगह अगर कैन होता तो वो 100% मदद करता, तो मैं भी यही करूंगी। जो सुनकर दादी माँ कहती है कि ठीक है, फिर लगता है कि तुम ऐसे मानोगे नहीं। चलो मैं बताती हूँ कि टर्बो ग्रैनी को हराते कैसे है। टर्बो ग्रैनी के साथ तुम्हें टैग गेम खेलना होगा, क्योंकि टर्बो ग्रैनी को अपने दौड़ने की स्पीड पर काफी कॉन्फिडेंस है। उसे अगर तुम हल्के से भी ताने मारोगी तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगी। पर प्रॉब्लम ये है कि जो लोकेशन बाउंड स्पिरिट टेरिटरी है वो शोनो सिटी के अंदर है, इसलिए तुम लोग को बिना पकड़े जाए टर्बो ग्रैनी को सिटी के बाहर लेकर आना होगा। अगर तुम उसे उसकी टेरिटरी से बाहर निकाल दोगे तो वो कमजोर हो जाएगी और तुम लोग उसे इजीली हरा पाओगे। जिस पर मोमो कहती है कि मैं इतना तेज नहीं दौड़ सकती हूँ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जीत पाऊंगी। तुम एक बैरियर बना दो और सीधा उसे निपट लेना। तो दादी माँ कहती है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी बैरियर की स्पेल है वो उन गॉड से ताकत लेती है जो कि इस लैंड में रहते हैं। यानी कि जैसे मैं सिटी को छोड़कर जाऊंगी मैं अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती हूँ। टर्बो ग्रैनी को हराने का सिर्फ यही एक तरीका है। अगर तुम अपनी ट्रेनिंग को अब शुरू करोगी तो शायद तुम इतनी ताकतवर हो जाओगी कि तुम मुझसे ज्यादा तेज दौड़ सको। तो मोमो कहती है कि जितना भी मैं ट्राई कर लूँ मैं तेज नहीं दौड़ पाऊंगी, स्कूल में भी ऐसा ही होता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस लड़की की बात कर रही हूँ। तो मोमो कहती है कि लेकिन और उनके पास तो स्टेमिना ही नहीं है और मुझे इसके कर्ज को कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो दादी माँ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ओकारून को मोमो को अपनी कमर पे उठा कर रखना होगा। तो ओकारून भी कहता है कि इम्पॉसिबल है, कर्ज मोड के अंदर मैं अपनी पूरी ताकत को सिर्फ 2 बार यूज कर सकता हूँ। तो दादी माँ कहती है कि इतनी ट्रेनिंग करो कि तुम हमेशा अपनी पूरी ताकत में रहो। इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स करने होंगे। ये तुम अभी के अभी करो। और मोमो तुम भी अपनी साइकिक पावर की ट्रेनिंग शुरू करो, क्योंकि मैं तुम लोग की मदद नहीं कर सकती हो तो तुम इन लोगों को खुद से ताकतवर होना होगा। आज के लिए सो जाओ, हम लोग ट्रेनिंग कल शुरू करेंगे। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ ओकारून अब मोमो से माफी मांगता है। वह उसे कहता है कि जब मैं उस एलियन से लड़ रहा था तो मैं अपने बारे में सोच रहा था, पर तुमने मुझे बचाया और उस मॉन्स्टर को भी हराया। ये देखकर मुझे काफी बुरा लगा, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अपना बेस्ट दूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। इसलिए प्लीज मुझसे डिसअपॉइंट होकर दोस्ती मत तोड़ देना। तो मोमो कहती है चिंता मत करो, तुम बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो। वैसे भी जब तुम लड़ रहे थे तब तुम काफी कूल लग रहे थे, पर तुम फिर भी कमजोर हो, इसलिए शायद मुझे अगली बार तुम्हें फिर से बचाना पड़ेगा। अभी के लिए सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गद्दा लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है, पर तभी ओकारून उसे रोकता है और कहता है कि मुझे प्यास लगी है, कुछ पीने को मिलेगा। तो मोमो भी अब उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ न्यूज में हमें अब उसी एक्टर के बारे में पता चलता है कि उसका तो सही में सीक्रेट एक बच्चा है और वो 20 साल का नहीं बल्कि 27 ईयर का है। जो देखकर दादी माँ कहती है कि देखा, मैंने कहा था। अगले सीन में हम अब देखते हैं कि ओकारून को वॉशरूम जाना होता है। ये देखकर मोमो कहती है कि ये तो दिक्कत है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तो ओकारून को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा उसके ऊपर का। ये सुनकर उसकी दादी माँ उससे पूछती है कि वैसे आखिर तुम इसके कर्ज को होल्ड कैसे कर पा रही हो। तो वो कहती है कि मैं ओकारून के आसपास एक ओरा देख पा रही हूँ और जब मैं अपने हाथ से उस ओरा को क्रश करती हूँ तो वो ओरा कम हो जाता है। सभी लोगों के पास अलग अलग ओरा होता है और उनका ओरा अलग अलग कलर में होता है। मैं ओरा को पत्थरों पर और पेड़ पर भी देख सकती हूँ। मैं उन ओरा को पकड़ भी सकती हूँ और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार मूव भी कर सकती हूँ, पर सिर्फ एक छोटे एरिया में। पर जब पहली बार जब मेरी ये पावर अवेकन हुई थी तब मैं काफी इनविंसिबल फील कर रही थी। उस टाइम तो जब मैं जो सोच रही थी वो रियलिटी बन रही थी, पर मेरे अंदर अब वैसी वाली पावर नहीं है। ये सुनकर अब उसकी दादी माँ कहती है कि अपनी आंख बंद करो, जिस पर वो कहती है कि लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तो ओकारून आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो दादी माँ कहती है कि मेरे ख्याल से दिक्कत ये है कि तुम अपनी विजन के ऊपर ज्यादा निर्भर हो रही हो। आंख बंद करके ओरा को अपनी स्किन से फील करने की कोशिश करो। तो वो भी अब कोशिश करती है, पर ये कामयाब नहीं होता है। ओकारून अब बदल जाता है। तभी ओकारून कहता है कि मैं ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मुझे वॉशरूम अभी जाना ही होगा। ऐसा बोलकर वो मोमो के घर में जाने वाला होता है, पर मोमो उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम आखिर किसी के घर पर ऐसे कैसे जाकर रख सकते हो। जिस पर वो कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। वो लोग अब आपस में फाइट करते हैं और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ओकारून अब वॉशरूम में आ जाता है। वो कहता है कि मेरी तो काफी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर और अब तुम्हें मुझे ऐसी हालत में देखना पड़ रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे ऊपर से ये कर्ज जल्दी से हट जाए।
तभी मोमो की दादी उससे कहती है कि तुम कह रही थी कि जब तुम्हारी पावर पहली बार अवेकन हुई थी तब तुम इनविंसिबल हो गई थी। शायद वो तुम्हारी ओरिजिनल पावर थी और किसी कारण की वजह से वो तुम्हारी पावर सील हो गई है। तुम्हें ट्रेनिंग करके उन्हें धीरे धीरे करके अनलीश करना होगा। पता नहीं इसमें कितना समय लगेगा। पर तभी अचानक से मोमो देखती है कि टर्बो ग्रानी वहाँ आ चुकी है। मोमो देखती है कि उसने तो यहाँ का टाइम भी रोक दिया है। उसकी दादी माँ भी हिल नहीं पा रही होती है, जो देखकर वो टर्बो ग्रानी से कहती है कि तुमने मेरी दादी माँ को क्या किया। जिस पर वो कहती है कि मैं उसे मारने का सोच रही हूँ, क्योंकि इस ओकुरुन को मैंने कर्ज कर रखा है। तो ये लड़का जिस भी किसी को देखेगा मैं उस बंदे को अपने कर्ज से मार सकती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को भी ना मारूं तो आज की आज टनल में आ जाना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अब चीजें वापस से नॉर्मल हो जाती है। वहीं अब मोमो अपनी दादी माँ को सारी बातें बता देती है। अगले सीन में रात में अब दादी माँ उन लोगों को एक ऐसे कपड़े पहना देती है जो कि उन लोगों को इवल स्पिरिट से बचाएगा। वो उनसे कहती है कि इन्हें पहने रखना, नहीं तो तुम लोग काफी जल्द मर जाओगे। इसके बाद वो लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी दादी माँ अब मोमो को पीछे से गले लगा लेती है और कहती है कि मरना मत। तो वो भी कहती है ठीक है, और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दादी माँ भी अब भगवान से प्रे करने लगती है कि प्लीज इन लोगों को कुछ भी मत करना। अगले सीन में वो लोग अब ट्रेन में आ जाते हैं, क्योंकि मोमो का कहना है कि अगर वो लोग बाईसाइकिल पर जाएंगे तो उन लोग का स्टेमिना काफी वेस्ट होएगा। मोमो अब कहती है कि आखिर टर्बो ग्रानी की हिम्मत कैसे हुई, वो मेरी दादी माँ को मारने की सोच रही है। मैं टर्बो ग्रानी को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो अपने कपड़ों को चेंज करके अपने नॉर्मल कपड़े में आ जाती है। तो ओकुरुन कहता है कि क्या ऐसा करना सही रहेगा, ये यूनिफॉर्म तो तुम्हें इवल स्पिरिट से बचा रही थी ना। तो वो कहती हाँ, पर ऐसे कपड़े आखिर पहनने का ही कौन, मुझे वैसे भी ये वाले कपड़े ज्यादा पसंद है, ये काफी फैशनेबल हैं। अगले सीन में वो लोग अब गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और अब उन लोग को सामने की तरफ काफी बड़ी टर्बो ग्रानी दिखाई देती है। वो लोग अब यहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि पीछे का भी रास्ता बंद है। तो वो भी कस हटा देती है, जिसके बाद अब ओकुरुन टर्बो ग्रानी में बनकर अब उससे लड़ने के लिए जा रहा होता है। पर तभी अचानक से अब उसकी पावर वापस से खत्म हो जाती है, जो देखकर ओकुरुन कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि पावर्स को क्या हुआ। वहीं मोमो देखती है और कहती है कि तुम्हारे ऊपर से कर्ज की पावर तो हट चुकी है। तो टर्बो ग्रानी कहती है कि मैंने इस लड़की की बॉल्स वापस दे दी है, अब ये और ज्यादा कर्ज नहीं है। आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी पावर को मेरी ही अगेंस्ट यूज करने की। ऐसा बोलकर वो उन लोगों को खाने वाली होती है। पर तभी मोमो को याद आता है कि उसकी दादी माँ ने उसे कहा था कि टर्बो ग्रानी को जरा टोंट मारना। तो मोमो भी अब टर्बो ग्रानी से कहती है कि तुम चीटिंग कर रही हो, तुम हमें इस तरीके से बंद कर रही हो। क्या तुम्हें हमसे दौड़ने में डर लगता है? कम से कम हमें भागने का तो मौका दो, हम तुम्हें चैलेंज देखते हैं कि तुम कितनी तेज हो। ये सुनकर टर्बो ग्रानी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो, आखिरकार मैं रनिंग के मैच में तुम लोगों से कैसे हारूंगी। पर कोई नहीं, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। रूल्स क्या है और फिनिश लाइन कहाँ पर है? तो मोमो कहते हैं कि फिनिश लाइन नहीं है, हम लोग टैग खेलेंगे, यानी कि तुम्हें हमें बस पकड़ना है। शुरू करने से पहले 10 मिनट गिनना, उसके बाद हमारे पीछे आना। तो टर्बो ग्रानी भी कहती है ठीक है, जिसके बाद ओकुरुन और मोमो वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ टर्बो ग्रानी भी अब 10 मिनट गिनने की जगह 10 सेकंड गिन लेती है और कहती है कि 10 मिनट हो गई। ऐसा बोलने के बाद वो तो मोमो को पकड़ ही लेती है, जिसके बाद वो ओकुरुन के पास आती है और कहती है कि मुझे फिर से 10 मिनट गिननी है ना तुम्हें पकड़ने के लिए। जिस पर ओकुरुन उससे कहता है कि तुम चीटिंग कर रही हो, तुमने सही से गिना ही नहीं। जिस पर वो कहती है कि लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि कैसे काउंट करना है। ऐसा बोलने के बाद वो काउंटिंग कंप्लीट करके ओकुरुन को पकड़ने वाली होती है। वहीं ओकुरुन को भी याद आता है कि मोमो ने उसे कहा था कि अगली बार उसे बचाना पड़ सकता है। वो याद करके ओकुरुन कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो टर्बो ग्रानी को ही काट लेता है। टर्बो ग्रैनी को भी अब दर्द होने लगता है, पर वो अपनी पावर उसके ऊपर यूज ही नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि ओकुरुन ने वो आउटफिट पहन रखी थी। उसके पास अब और कोई भी चॉइस नहीं बचती है, इसलिए टर्बो ग्रैनी अब ओकुरुन को वापस से पोजेस कर लेती है और अब वो उन कपड़ों को फाड़ देती है। जिसके बाद वो मोमो को खाने के लिए जा रही होती है, पर अब उसे वापस से दर्द होने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि मोमो अब टर्बो ग्रैनी की पावर को कम कर देती है, जिस वजह से ओकुरुन अब नॉर्मल हो जाता है। वहीं टर्बो ग्रैनी अब छोटी सी हो जाती है। वह कहने लगती है कि मुझे जाने दो। तभी अचानक से इस टनल में से एक और मोस्टर बाहर आ जाता है, जो कि इस जगह का लोकेशन बाउंड स्पिरिट है। वो लोग अब उनके पीछे पड़ जाता है और कहता है कि टर्बो ग्रैनी को वापस दो। उन लोग को वहां से अब भागना पड़ता है। वहीं वो क्रैब मोस्टर उनका पीछा कर रहा होता है, इस वजह से ओकुरुन जल्दी से ट्रांसफॉर्म कर जाता है और अब वो मोमो को भी काफी जल्दी से यहाँ से लेकर जाने लगता है। वो अब दौड़ ही रहे होते हैं, पर तभी ओकुरुन अपनी स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और अब वो लोग ब्रिज के नीचे आके गिर जाते हैं। नीचे आने के बाद भी वो मोस्ट उन लोग का अभी भी पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ दौड़ कर ओकुरुन भी थकने लगता है। वो कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग सिटी से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब मोमो के कहने पर ओकुरुन अब एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर गर्म पानी होता है। तो क्रैब भी उनका पीछा करता करता उस गर्म पानी में आगे गिर जाता है और अब वो हिल नहीं पा रहा होता है। वहीं मोमो बताती है कि जब एक क्रैब बॉईल हो जाता है तो उसका मीट इतना
टाइट हो जाता है कि वो क्रैब हिल ही नहीं पाता। हम लोग अब देखते हैं ऐसा ही होता है, वो मोस्टर अब हिल ही नहीं पा रहा होता है, जो देखकर वो लोग अब वापस से अब सिटी के बाहर जाने लगते हैं। पर तभी अचानक से उन लोग के पीछे काफी सारे लोग आ जाते हैं, जो देखकर मोमो कहती है कि ये लोग कौन है। तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम लोग इजीली यहाँ से जा पाओगे। इस सिटी की एज में एक बड़ी सी सिमेट्री है, मैं वहाँ की स्पिरिट्स की मदद ले रही हूँ, तुम लोग इस सिटी से भाग नहीं सकते हो। हम लोग अब देखते हैं कि वो क्रैब मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है, साथ में वो स्पिरिट्स भी उन लोगों को घेर लेती है। मोमो ये देखकर ओकुरन से कहती है कि अपनी पूरी पावर में आ जाओ। तो ओकुरन कहता है कि अगर मैंने उसे यहाँ यूज किया तो हम लोग अगली सिटी में नहीं पहुंच पाएंगे। तो मोमो कहती है कि बस मेरे पे विश्वास करो और इसे यूज करो। तो ओकुरन भी मान जाता है और वो ट्रांसफॉर्म करके मोमो को बिठाकर वहां से काफी तेजी से लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ मोमो भी अपनी पावर्स का यूज करके उन लोग के डायरेक्शन को बदलने लगती है और उनकी स्पीड भी बढ़ाने लगती है, जिस वजह से वो लोग अब उड़ते हुए अब नीचे आकर गिर जाते हैं। ये सब कुछ कारनामे करने के बाद अब उन लोगों की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। वो लोग अब फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि सिटी यहाँ से बाहर ही है, यानी उन लोग को बस थोड़ा सा ही दूर जाना है। वो अब जा ही रहे होते हैं, पर तभी मोमो देखती है कि उसने टर्बो ग्रैनी को छोड़ दिया गलती से। हम अब देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी वहां पर आकर उन्हें एक लात मार के पीछे गिरा देती है और अब वो उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाती है। वो उनसे कहती है कि मैं तुम लोग को खाऊंगी, पर तुम लोग को पहले भागना होगा, मैं तुम्हें 10 मिनट दूं या फिर 20 मिनट। तो मोमो कहती है कि बस 1 सेकंड बहुत है। ऐसा बोलने के बाद मोमो अपनी पावर का यूज करके चलती ट्रेन में से अपने आप को पकड़ लेती है। वो लोग भी अब ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद अब ग्रैनी भी उनका पीछा करने लगती है। मोमो अब कहने लगती है कि ये ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, पर टर्बो ग्रैनी की स्पीड इतनी भी ज्यादा तेज नहीं है। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी भी अब उन लोग के पास आ जाती है और कहती है कि तुम बेवकूफ हो, ट्रेन कभी भी फुल पावर में नहीं दौड़ती है, अब मैं तुम लोग को खाऊंगी। जो सुनकर मोमो कहती है कि ऐसा तुम कभी नहीं कर पाओगी क्योंकि मेरी दादी माँ यहीं खड़ी है। हम लोग देखते हैं कि मोमो की दादी माँ अब वहाँ पर बैरियर लेकर खड़ी हुई है। दूसरी तरफ मोमो भी टर्बो ग्रैनी को पकड़ लेती है, जिससे कि वो यहाँ से भाग न सके। और अब जैसे वो लोग बैरियर में आ जाते हैं, टर्बो ग्रैनी फट जाती है। मोमो देखती है कि टर्बो ग्रैनी के अंदर से काफी सारी यंग लड़कियों की स्पिरिट्स उड़ रही थी। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी अब जल चुकी है और अब वो लोग भी स्टेशन पर आ जाते हैं। वो लोग अब वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर मोमो की दादी माँ अब बताती है कि मोमो तुम्हारी उम्र की कुछ लड़कियां थी जिन्हें वोलेट किया जाता था, टुकड़ों में काट दिया जाता था या फिर ऐसे काट दिया जाता था। फिर वो लोग इवल स्पिरिट बन गए, इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद से चाहते थे। हम स्पिरिट मीडियम्स ने काफी समय से टर्बो ग्रैनी को हंट किया था, पर टर्बो ग्रैनी हमेशा उन्हीं जगह पर मिलती थी जहाँ पर वो मरी हुई लड़कियां होती थी, यानी कि वो उनके स्पिरिट के पास होती थी। शायद से वो उन लोग को शांति देने जाती थी, वो उन लोग को शायद सहानुभूति देती थी, जिससे कि वो लोग इजीली पास ऑन हो सके। ये सुनकर मोमो भी अब थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी दादी माँ कहती है कि लेकिन ये कोई तरीका नहीं है किसी के ऊपर हमला करने का, हमें जबरदस्ती करके उन्हें यहाँ से भेजना ही पड़ता है। अगले सी में वो लोग अब घर पर आकर खाने की पार्टी कर रहे होते हैं। ओकुरन भी अब उनका शुक्र करता है और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बॉस वापिस आ गई। जो सुनकर दादी माँ कहती है कि जरा मुझे दिखाना। तो ऐसा बोलकर वो उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि मुझे दिखाओ, जिस पर ओकुरन कहता है कि नहीं। इसके बाद अब अगले सीन में ओकुरन अब मोमो को गुड बाय करके वहां से चला जाता है। जा तो है मोमो को और ओकुरन को दोनों ही काफी अजीब फील होता है कि वो लोग एक दूसरे को सिर्फ गुड बाय करके ऐसे ही जा रहे हैं। पर अब ओकुरन सोचता है कि आखिर मैं और क्या ही कह सकता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो जाने वाला होता है, पर तभी मोमो उसे रोकती है और कहती है कि कल फिर से मिलेंगे। जो सुनकर ओकुरन खुश हो जाता है और कहता है हाँ। अगले सीन में हमें अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओकुरन स्कूल में जाता है, पर वो काफी नर्वस होता है, वो कंफ्यूज होता है। वो सोचता है कि आखिर मैं मोमो को हेलो कैसे बोलूंगा आज। वो देखता है कि मोमो तो गेट पर ही खड़ी थी, जो देखकर ओकुरन कंफ्यूज होता है। वो सोचता है कि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मोमो मेरे लिए गेट पर खड़ी होगी, जरूर ये किसी और के लिए खड़ी होगी, मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। ऐसा बोलकर अब ओकुरन अंदर चला जाता है बिना उसे कुछ बोले। तो मोमो भी अब उसके पास आ जाती है और कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। ये देखकर ओकुरन भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो लोग अब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ओकुरन अब जा ही रहा होता है, पर तभी एक लड़का उसे टक्कर मार के नीचे गिरा जाता है और कहता है कि साइड में से हट जाओ। वहीं ओकुरन कुछ कहता नहीं है, वो चुपचाप से अब बेंच पर आकर बैठ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, इन लोग को मुझे बुली करना है तो करने दो, अब मेरे पास एक कमाल की दोस्त हो चुकी है। अगले सीन में मोमो भी खोई खोई अपनी क्लास में बैठी थी। वो कहने लगती है कि मुझे एलियंस के बारे में ओकुरन से बात करनी है। दूसरी तरफ ओकुरन भी अपने मन में कहता है कि मुझे मोमो से भूतों के बारे में बात करनी है। वो दोनों ही अब एक दूसरे से बात करने के लिए काफी वेट करते हैं। जैसे अब पीरियड ओवर हो जाता है, वो लोग अब एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को वहां से जाता हुआ देखते ही नहीं है और वो पूरे स्कूल में एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वो दोनों मिल ही नहीं रहे होते एक दूसरे को। ओकुरन परेशान हो जाता है और सोचता है कि शायद से मोमो मुझे इग्नोर कर रही है। उसे रियलाइज हो गया होगा कि मैं कितना बोरिंग हूँ। वहीं हमें पता चलता है कि मोमो तो उसके साइड वाले बेंच पर ही बैठी हुई थी दूसरी साइड। वो भी अब सोचने लगती है कि आखिर ओकुरन कहाँ गया, कहीं मैं उसके पीछे ज्यादा तो नहीं पड़ रही हूँ। दूसरी तरफ ओकुरन भी सोच रहा होता है कि जरूर मोमो तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती होगी, वो अपनी किसी दूसरे दोस्त के साथ होगी। ऐसा बोलकर वो दोनों ही वहां से जाने वाले होते हैं, पर गलती से वो लोग टकरा जाते हैं। ओकुरन उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ थी, मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था।
तो मोमो भी कहती है कि मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी, अब लंच ब्रेक भी ओवर ही होने वाला है। तो ओकुरन कहता है कि लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो मोमो कहती है कि मुझे लगा तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि मोमो की दोस्त भी वहां आ जाती हैं। वो लोग भी उनको आपस में टकराता हुआ देख लेते हैं और सोचते हैं कि ये लोग तो किस कर रहे थे। तो मोमो भी अब उनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस नल्ले से बंदे को किस करूंगी। ये सुनकर ओकुरन भी अब हिट हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, मैं ऐसे स्टूपिड पर्सन को थोड़ी किस करूंगा। ये सुनकर मोमो गुस्से में आ जाती है और अब वो दोनों ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करने लगते हैं। मोमो कहती है ठीक है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जो सुनकर ओकुरन भी कहता है कि मुझे भी नहीं बात करनी। ऐसा बोलकर वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। ओकुरन अब वॉशरूम में आ जाता है और सोचता है कि लगता है कि मैंने ज्यादा ही कुछ बोल दिया, मुझे मोमो से माफी मांगनी पड़ेगी। दूसरी तरफ ओकुरन अब सूसू करने वाला होता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि सही में उसकी तो बॉस अभी भी नहीं आई है वापस। दूसरी तरफ सारी लड़कियों को भी अब ओकुरन और मोमो के बारे में पता चल जाता है। वो अब उससे पूछती है कि तुम लोग का रिलेशन क्या है। तभी ओकुरन भी अब मोमो को बताने वाला होता है कि मेरी बॉस गायब है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मोमो भी अब थोड़ी सी शर्मा जाती है। वो उससे कहती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो ओकुरन कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में जरूरी बात करनी है। वहीं मोमो से बात करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। जो देखकर ओकुरन कहता है कि तुम सुबह तो बात करी थी, अब क्या हो गया। तो मोमो कहती है कि सुबह तुम ही तो कह रहे थे कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। तो ओकुरन कहता है कि माफ करना, वो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। सच बताऊं तो मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां भी अब शर्माने लगती है और अब वो मोमो को चिढ़ाने लगती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी कमाल का है। वहीं मोमो भी अब शर्मा जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इससे बात नहीं करनी है। ये सुनकर ओकुरन भी उदास हो जाता है और कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, मेरे से दोस्ती करने के बाद तुम्हें शर्म आती है ना। ऐसा बोलकर ओकुरन वहां से चुपचाप चला जाता है। ये देखकर वो लड़कियां भी अब मोमो से कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे। अगले सीन में ओकुरन अब घर जाने वाला होता है, पर अब वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की अब उसे पकड़कर कहती है कि माफ करना, मेरी गलती है। वहीं उसके टच करती है ओकुरन काफी शर्मा जाता है और कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें मेरी गलती है। ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है, पर तभी वो लड़की उससे कहती है कि तुम काफी दयालु हो। ओकुरन ये सुनकर काफी शर्मा जाता है। दूसरी तरफ मोमो भी अब वहां आ जाती है। वो सोचने लगती है कि मैंने भी शायद ओकुरन को ज्यादा कुछ बोल दिया। तभी मोमो भी अब ओकुरन को और उस लड़की को आपस में बात करता हुआ देखती है, जो देखकर वो थोड़ा जेलस फील करती है। इसके बाद वो लड़की वहां से जा रही होती है और अब वो अपनी दोस्त से कहती है कि देखा, जिस लड़के को मैंने पकड़ रखा था वो टोटली मुझे प्यार करने लगा। कितना डम लड़का था ये। मुझे विश्वास है कि ये लड़के ने तो कभी किसी लड़की से बात भी नहीं करी होगी। ये सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर को यूज करके एक टब को उस लड़की के सर पर फेंक देती है और वो जाकर रोकर उनको पकड़ लेती है और कहती है कि चलो घर चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो चिढ़ाते हुए उस लड़की को वहां से चली जाती है। अगले सीन में वो अब बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मोमो ओकुरन से माफी मांगती है आज के उसके बिहेवियर के लिए। वो कहती है कि मुझे तुमसे दोस्ती करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, मैं बस काफी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो ओकुरन कहते हैं कि ये सब बातों को छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था, पर अभी भी मेरी बॉस वापिस आई नहीं है। अगले सीन में वो अब दादी माँ के पास आ जाते हैं, जहाँ पे वो उसे सारी बात बताते हैं। ओकुरन भी अब कहता है कि उस टाइम पे मैं अपने बॉस को चेक करना ही भूल गया। ये सुनकर दादी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारी सोल के अंदर देखना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो मोमो से कहती है कि जाकर एक डोल लेकर आओ और एक वॉशिंग बिन और थोड़ा सा पानी भी, क्योंकि ओकुरन के अंदर कुछ न कुछ छुपा हुआ है। इसके बाद अब ओकुरन पानी के अंदर पैर रख लेता है और वो सामने की तरफ एक डोल को रख देते हैं, उसके ऊपर टेलिस्मेंट लगाकर। दादी माँ अब एक पंखे से ओकुरन के सर पर मारती है। ये देखकर ओकुरन कहता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। तो दादी माँ अब मोमो से कहती है कि क्या तुमने कुछ देखा। तो वो कहती हाँ, जब आपने ओकुरन को मारा तो उसका ओरा थोड़ा बदला था एक सेकंड के लिए। तो दादी माँ कहती है कि जैसे ही ओकुरन का ओरा बदले उसे खींच लेना। तो वो भी कहती है ठीक है। और अब जैसे ही दादी माँ उसे हिट करती है, मोमो अब उस ओरा को बाहर खींचने लगती है। वो ओरा अब ओकुरन से निकलकर अब उस डोल के अंदर आ जाता है और अब वो डोल वहां से भाग जाती है और उन लोगों को मिलती नहीं है। तो अब मोमो आंख बंद करके उस ओरा को सेंस करती है और उसे वो ओरा मिल जाता है और उसे वो जाकर ढूंढ लेती है। हम देखते हैं कि वो डोल अब बात करने लगती है। वो उनसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मोमो भी अब कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि ये कौन है। तो दादी माँ कहती है कि ये टर्बो ग्रैनी है। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन हमने तो उसे मार दिया था। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी भी कहती है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या। वो अब उन्हें बताती है कि जब मैं जल रही थी तो मैं अपने एस्ट्रियल फॉर्म में आ गई थी और उस टाइम मैंने ओकुरन की बॉडी को पोजेस कर लिया। जैसे मेरी बॉडी खत्म होने वाली थी उससे पहले ही मैंने अपनी पावर्स को ओकुरन के अंदर डाल दिया और फिर मैं ओकुरन की बॉडी के अंदर वेट करी थी जब तक मेरी स्पिरिचुअल पावर वापस ना आ जाए। जब मेरी पावर वापस आ जाएगी तब मैं तुम दोनों को मार दूंगी। वहीं ओकुरन उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकती हो, मेरी बॉस मुझे वापस दे दो। तो टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर मैं मरी तो तुम्हारी बॉस कभी भी नॉर्मल नहीं होंगी। वह ओकुरन से कहती है कि एक चाकू लेकर आओ और इन दोनों को मार दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी बॉस वापस दे दूंगी। ये सुनकर ओकुरन को गुस्सा आ जाता है और अब वो टर्बो ग्रैनी की पावर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर मोमो हैरान हो जाती है और कहती है कि टर्बो ग्रैनी तो बाहर आ गई है, तो आखिर तुम ट्रांसफॉर्म कैसे कर पा रहे हो।
जिस पर टर्बो ग्रैनी भी कहती है कि हाँ ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, आखिर चल क्या रहा है। तो दादी माँ कहने लगती है कि मैंने एक ऐसे फैन को यूज किया है जिसको यूज करके बुरी स्पिरिट्स को लोगों की बॉडी से निकाला जाता है। तुम ओकुरन से इतनी ज्यादा चिपकी हुई थी कि हमला लगने के बाद तुम्हारी सिर्फ कॉन्शियसनेस ही बाहर आई है। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तो अभी भी ओकुरन के अंदर ही है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस को वापस से सिर्फ मैं ही ला सकती हूँ। इसका मतलब है कि तुम पूरी पावरलेस हो। तभी ओकुरन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। दूसरी तरफ दादी माँ भी अब टर्बो ग्रैनी को मार रही होती है तो मोमो अब उन्हें रोकती है। मोमो अब टर्बो ग्रैनी से कहती है कि मुझे तुम पर दया आती है, मैं तुम्हें हेट नहीं करती हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह उन लड़कियों के लिए सिंपैथी फील हो रही है। तो जब तक तुम यहाँ हो क्यों ना थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ। तुम ओकुरन की बॉस को अगर वापस रिटर्न कर दोगी तो हम तुम्हारी पावर्स तुम्हें वापस दे देंगे। तो वो कहती है ठीक है, पर ओकुरन की बॉस मेरे पास है ही नहीं, मैंने गलती से उन्हें कहीं गिरा दिया। अगले सीन में टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो जो बॉल है उसके अराउंड मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगी हुई है, वो गोल्डन कलर की है और 5 सेंटीमीटर की है। वहीं ओकुरन और मोमो उसे बाहर ढूंढ रहे होते हैं पर वो उन लोगों को मिल ही नहीं रही होती है। ये देखकर टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर तुम इतना भी खोजोगे तो भी वो तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि शायद उसे किसी ने ले लिया, क्योंकि उस बॉल के अंदर काफी पावरफुल लाइफ फोर्स है। स्पिरिट्स और मॉन्स्टर उससे अट्रैक्ट होंगे। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें इतनी ज्यादा लाइफ फोर्स मिल जाएगी तो वो जिंदा हो जाएंगे। इवल स्पिरिट्स इंसानों पर अटैक करती है क्योंकि उन्हें उनकी लाइफ फोर्स चाहिए होती है। ये सुनकर वो दोनों से मारने लगते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मोमो अब घर वापस आ जाती है। वो अब दादी को भी बताती है कि उन्हें वो बॉल नहीं मिली। तो दादी कहती है ठीक है, मैं कुछ लोगों से पूछूंगी अगर उन्हें वो बॉल देखी है तो। इसके बाद वो अब ओकुरन से कहती है कि भूलना मत, टर्बो ग्रैनी की पावर अभी भी तुम्हारे अंदर है, अभी तो नहीं पर आगे चलकर वो खतरनाक पावर भी बन सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहना। अगले सीन में ओकुरन अब स्कूल पहुंचता है जहाँ पर एक लड़का उसे पकड़ लेता है उसकी क्लास का और वो उसे कहता है कि क्या तुम मोमो को डेट कर रहे हो। तो ओकुरन कहता है कि नहीं। तो ये सुनकर वो लड़का कहता है कि तो फिर मुझे उससे मिलवा दो क्योंकि वो काफी क्यूट है। ये सुनकर ओकुरन भी सोचता है कि क्या मोमो क्यूट है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो अब कुछ और सोचने लगता है पर तभी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है कि नहीं, मोमो मेरी दोस्त है। तभी वो लड़का कहता है कि मैंने तो ये भी अफवाह सुनी है कि मोमो हर किसी के साथ सो जाती है, यानी कि वो सब करती है। अगर ये सच है तो मुझे उसे मिलवा दो। ओकुरन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर रूमर्स किसने फैलाए हैं। वो अब गुस्से में आ जाता है। वो गलती से टर्बो ग्रैनी की पावर यूज करने लगता है। वो अब उससे कहता है कि जैसे तुम समझ रहे हो मोमो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, तो बेहतर रहेगा कि तुम ऐसे रूमर्स फैलाना बंद कर दो। ये सुनकर वो लड़का भी डर जाता है और कहते हैं ठीक है, मुझे जाने दो। तो ओकुरन भी अब अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है और अब वापिस से वो सीट पर आकर बैठ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके बैग में तो टर्बो ग्रैनी आ चुकी है, जो देखकर वो डर जाता है और अब अपने बैग को लेकर जल्दी से बाहर आ जाता है। वो उसे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो मोमो के घर पर क्वारंटीन थी ना। तो वो कहती है कि मोमो की दादी ने कहा कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ क्योंकि मैं कुछ कर थोड़ी सकती हूँ। वैसे तुम मुसीबत में हो ना, जो पावर तुम्हारे पास है तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ढंग से। तुम मुझे अपनी बॉडी को पोजेस करने दो, जैसे मुझे मेरी पावर मिल जाएगी मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो ओकुरन कहता है कि नहीं, पहले मेरी बॉस मुझे रिटर्न करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है। उसे देखकर ओकुरन डर जाता है और वो टर्बो ग्रैनी को छुपाने लगता है। पर तभी ओकुरन को याद आता है कि उस लड़के ने कहा था कि मोमो क्यूट है। वो याद करके ओकुरन जैसे मोमो की तरफ देखता है वो अब शर्माने लगता है और वो शर्मा के वहाँ से जाने लगता है। ओकुरन के हाथ से गलती से उसका बैग भी नीचे गिर जाता है और अब टर्बो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मोमो भी अब ओकुरन के पीछे पड़ जाती है। अगले सीन में मोमो अपनी क्लास में आ जाती है। वो अपने दोस्तों को बता रही होती है कि पता नहीं क्यों ओकुरन मुझे इग्नोर कर रहा है, जो सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि ओकुरन काफी अच्छा लड़का है। मैंने सुना कि एक लड़का तुम्हारे बारे में बुरी बातें कर रहा था तो ओकुरन उससे लड़ने लगा तुम्हारे लिए। लगता है कि कोई तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है। ओकुरन को ये सुनकर गुस्सा आ गया था। ये सुनकर मोमो कहती है कि तो फिर वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। अगले सीन में हमें अब उसी लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने मन में कह रही होती है कि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, जब भी मैं जहाँ जाती हूँ सभी लोग मुझे देखते हैं। वह बताने लगती है कि लेकिन मुझे मोमो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके बारे में झूठे रूमर्स फैलाए। वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि लेकिन ये रूमर ज्यादा फैल नहीं रहे हैं, वो एक डीमन है, मैंने क्लियरली देखा था। वो अब याद करती है कि जब मोमो ओकुरन को लेकर वहाँ से जा रही थी तो मोमो की साइकिक पावर वाले हाथ को देख पा रही थी, जिसे देखकर उसे लग रहा होता है कि मोमो के पास तो डीमन विंग्स हैं। वो अब कहने लगती है कि अचानक से मुझे अजीब चीजें दिखने लग गई, जरूर मैं चोजन वन हूँ। ये सब तब से होने लगा है जब से मुझे आसमान में से ये गोल्डन बॉल मिली है। ये बॉल मुझे कह रही है कि मैं दुनिया को ईवल डीमन से बचाऊं, मैं ये करके रहूंगी, आखिरकार मैं सबसे खूबसूरत लड़की जो हूँ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की यानी कि आयरा जब जा रही होती है तभी उसके सर पर आकर कुछ टकरा जाता है और वो वही गोल्डन बॉल होती है, यानी कि वो ओकुरन की बॉल्स हैं। वो उन्हें अब उठाकर देखने लगती है पर तभी अचानक से उनसे ट्रेन पर अब वही लाइट दिखाई देती है, जो कि तब निकल रही थी जब टर्बो ग्रैनी खत्म होने वाली
थी। उस बॉल को टच करने के बाद ही आयरा ये सब कुछ देख पा रही थी, इसलिए वो उसे अपने पास ही रख लेती है। अगले सीन में वापस से प्रेजेंट का सीन आता है, जहाँ पर आयरा की दोस्त कहती है कि जो तुमने मंगाया था हम ले आए। वहीं हमें पता चलता है कि आयरा ने अपने दोस्तों से भूतों को भगाने का सामान मंगाया था। उस सामान को लेने के बाद वो कहती है कि इसका यूज करके मैं डीमन को भगाकर दुनिया को बचाऊंगी। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि तुम काफी अजीब हरकतें कर रही हो। तभी आयरा को अब ग्राउंड में एक लेडी दिखाई देती है जिसने ड्रेस पहन रखी थी, पर उसके दोस्तों को तो कोई नहीं दिख रहा होता है। आयरा अब नीचे छुप जाती है और कहती है कि जरूर मोमो ने उसे भेजा होगा हम पर नजर रखने के लिए। वहीं पर इन सभी चीजों को टर्बो ग्रैनी भी देख लेती है। अगले सीन में मोमो और ओकुरन छत पर बैठे हुए थे, जहाँ पर मोमो ओकुरन से कहती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, और वैसे टर्बो ग्रैनी यहाँ पर क्यों है। जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ पर फालतू में नहीं आई हूँ, मैं उन गोल्डन बॉल को ही ढूंढ रही हूँ। वो अब कहती है कि एक लड़की के पास वो है। वो अब कहने लगती है कि अगर उन बॉल्स को कोई भी इंसान उठाएगा तो उस पर्सन की स्पिरिचुअल पावर्स अवेकन हो जाती है और फिर वो इंसान स्पिरिट्स को देख सकता है और वो स्पिरिट्स उस इंसान को देख सकती है। जिस लड़की के हाथ में वो बॉल थी, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर स्कूल के बाद अगर वो दिखेगी तो मैं बताऊंगी। दूसरी तरफ वापस से अब आयरा को दिखाया जाता है। वो अब क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि आखिर में मोमो को कैसे हराऊं, और यहाँ पर उसकी फैमिलियर भी है जो कि ग्राउंड में धीरे धीरे करके पास आ रही है। अगले सीन में ओकुरन और मोमो एक साथ खड़े होते हैं, तभी आयरा उनके पास आ जाती है। आयरा अब मोमो से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मोमो से देखकर सोचती है कि ये तो वही लड़की है जिसके ऊपर मैंने टब गिराया था, क्या ये बदला लेने के लिए आई है। वो ओकुरन से कहती है कि मैं इसके पास जाती हूँ, तुम घर चले जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टर्बो ग्रैनी भी अब ओकुरन को बताती है कि आयरा ही वो लड़की है जिसके पास तुम्हारी बॉल्स हैं। अगले सीन में आयरा अब मोमो को एक अबैंडन सी जगह पर ले आती है। इतने में आयरा के दोस्त आकर मोमो को नीचे गिराकर उसके हाथ पर जिप टाइट बांध देते हैं और अब आयरा उन्हीं इक्विपमेंट्स का यूज करके मोमो के अंदर से डीमन बाहर निकालने लगती है, पर कुछ हो नहीं रहा होता है। जो देखकर मोमो कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके आयरा के दोस्तों को उठाकर दूर फेंक देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। आयरा भी ये देखकर कहती है कि ये देखा, ये है मोमो की डीमन वाली पावर, ये क्रॉस तो काम नहीं कर रहा है, ऐसी बात है तो मैं इस गोल्डन बॉल का यूज करती हूँ। जो देखकर मोमो कहती है कि ये तो ओकुरन की बॉल है, तो तुमने इसे उठाया है। आयरा ये सुनकर कहती है कि क्या तुम्हें ये बॉल चाहिए, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगी क्योंकि ये सीक्रेट बॉल है, मुझे ये दुनिया को बचाने के लिए दी गई है। तो मोमो कहती है कि तुम पागल हो, ये ओकुरन की बॉल है। इतने में वहाँ पर ओकुरन आ जाता है, जो देखकर अब मोमो से कहती है कि इसी लड़की के पास तुम्हारी बॉल्स है, यही वो अजीब लड़की है। तो ओकुरन कहता है कि नहीं, बल्कि एक अजीब लड़की आयरा को टारगेट कर रही है। ऐसा बोलकर वो आयरा को बचाने के लिए जा ही रहा होता है, पर इतने में ही वहाँ पर एक इवल स्पिरिट आ जाती है जो कि आयरा को पकड़ लेती है। वो अब आयरा को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं फाइनली तुम्हें देख पा रही हूँ, मैं इसी मोमेंट का इतने समय से वेट कर रही थी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे लेकर जा रही होती है, तभी ओकुरन टर्बो ग्रैनी में बदलकर आयरा को पकड़ने की कोशिश करता है। जो देखकर अब वो स्पिरिट गुस्से में आ जाती है। वो तो ओकुरन को उठाकर ही खा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें आयरा को नहीं लेने दूंगी। ये देखकर मोमो ओकुरन को पकड़ लेती है जिससे कि वो स्पिरिट उसे खा ना सके, पर क्योंकि मोमो के हाथ बंधे हुए होते हैं वो अपनी पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही होती है। तभी वो स्पिरिट मोमो को लात मार के काफी पीछे गिरा देती है और अब वो ओकुरन को भी खा लेती है। वहीं पर वो स्पिरिट आयरा से कह रही होती है कि मैंने 10 साल का वेट किया जिससे कि तुम मुझे देख सको, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुमसे काफी प्यार करती हूँ, तुमने काफी समय पहले मुझे मॉम बुलाया था, उस टाइम मुझे काफी खुशी हुई थी, प्लीज मुझे दोबारा से मॉम बुलाओ। ये देखकर अब वहाँ मोमो आ जाती है जो कि स्पिरिट से कहती है कि ओकुरन को वापस दो। ये सुनकर आयरा मोमो से कहती है कि मुझे लगा कि ये तुम्हारे साथ है, पर लगता है कि ये एक डीमन है, चलो एक साथ मिलकर इसे हराते हैं। तभी टर्बो ग्रैनी वहाँ आ जाती है। उसने मोमो की एक दोस्त का फोन ले लिया है और उसी का यूज करके वो इंटरनेट पर इस स्पिरिट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और कहती है कि ये एक्रोबेटिक सिल्की है। तभी आयरा भी कहने लगती है कि मैं इस मोस्टर को हरा कर रहूंगी। ये सुनकर वो स्पिरिट गुस्से में आ जाती है और अब वो आयरा को भी खा लेती है और अब वो मोमो पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही आयरा मुझे हेट कर रही थी, तुम्हारी वजह से उसने मुझे मोस्टर बुलाया। ऐसा बोलने के बाद वो स्पिरिट अपने बालों को लंबा करके हमला करने लगती है। भाई मोमो अब टर्बो ग्रैनी से कहती है कि मेरे हाथ को जल्दी से खोलो, जिस पर वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं। तो मोमो कहती है कि थोड़ा सा तो कोऑपरेट करो, इसने अभी अभी ओकुरन को खाया है, मैं इससे अकेले कैसे लड़ूंगी। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्ही ने तो मुझसे मेरी पावर छीनी है, मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। इतने में वो स्पिरिट अपने बालों का यूज करके मोमो को गले से पकड़ लेती है। वो स्पिरिट अब उसे कहने लगती है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, माफी मांगो, पर मोमो उसे गाली ही देने लगती है। जो देखकर वो स्पिरिट गुस्से में आ जाती है और अब वो मोमो को इधर से उधर उठाकर पटकने लगती है। मोमो की भी हालत इस वजह से बुरी हो जाती है। ये देखकर अब वो स्पिरिट उससे कहती है कि अगर तुम मुझे मोमी बुलाओगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर मोमो अब फिर से उसे गाली ही देने लगती है। जो देखकर वो स्पिरिट उसे खा लेती है और अब वो रोने लगती है और कहती है कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ है। ये देखकर टर्बो ग्रैनी वहाँ आ जाती है। वो अब उस स्पिरिट से कहती है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, पर जिन बच्चों को तुमने निगला है अगर तुम उन्हें बाहर निकाल देती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये सुनकर वो स्पिरिट उससे
से कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हें मरना है क्या? तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि लगता है कि तुमने अपनी खुद की हालत नहीं देखी है। जब तुमने मोमो को खाया था तब तुमने अपने खुद के बाल ही खा लिए। इतने में हम लोग अब देखते हैं कि उस स्पिरिट के ऊपर अब आग लग जाती है और उसके सारे बाल जलने लगते हैं। वो कहती है कि ये कैसे हुआ, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि जो तुमने आयरा को खाया उसके पास एक लाइटर था, मोमो ने बस उस लाइटर का यूज करके तुम्हारे बाल जला दिए। वो स्पिरिट अब ज्यादा जल रही होती है, इस वजह से वो अपने बाल को निकालने के लिए उन तीनों को बाहर उगल देती है। मोमो अब कहती है कि चलो अब बाहर आ गए हैं, अब इससे निपटते हैं। वो स्पिरिट अब गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरी आयरा को मुझसे छीन लिया, उसे वापस दो। ऐसा बोलने के बाद वो अपने बालों से काफी सारे पोल्स को उठा लेती है और हमला करने लगती है, जो देखकर ओकुरन और मोमो वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में वो स्पिरिट आकर मोमो के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि आयरा को वापस दो। वहीं ओकुरन तो आयरा को लेकर इधर से उधर भागने लगता है, पर वो स्पिरिट उसे पकड़ ही लेती है, जिसके बाद वो आयरा के पास आ जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे मम्मी नहीं बुलाना तो कोई नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी को कंज्यूम कर लूंगी, इससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो अब आयरा के पास आने वाली होती है, पर तभी वो देखती है कि उसके बाल तो अब सभी पोज में अटक गए हैं, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। मोमो भी अब वहाँ पर आ जाती है और अब वो ओकुरन से कहती है कि तुमने काफी अच्छी दौड़ लगाई। ये सुनकर वो स्पिरिट गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मुझसे ऐसे भाग नहीं सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपने पैरों से ही पोज को तोड़ने लगती है और अपने आप को छुड़वाने लगती है। ये देखकर मोमो उसके पैर पकड़ लेती है, जिसके बाद वो ओकुरन से कहती है कि अपनी फुल पावर में आकर इसके ऊपर हमला करो। तो ओकुरन कहते हैं कि लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे करते हैं, उस टाइम पर तो मैं से बस अचानक से हो गया था वो सब। इतने में ही वो स्पिरिट वहाँ से छूट जाती है और वो मोमो के ऊपर हमला करने वाली होती है। तब ओकुरन अपनी फुल पावर यूज करता है और वो जाकर उसे एकदम टक्कर मार देता है। इस वजह से वहाँ पर अब एक धमाका भी हो जाता है और अब वो स्पिरिट काफी दूर जाकर गिरती है, उसकी अब बुरी हालत हो जाती है। तभी टर्बो ग्रैनी अब ओकुरन से कहती है कि तुम्हारे पास मेरी पावर है, पर फिर भी तुम बस इतना ही कर पाए। तो मोमो अब कहती है कि अब हम लोग क्या करें, कि हम लोग दादी माँ को बुलाकर इसे खत्म करवाएं। तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि रहने दो, स्पिरिट ने अभी मेरा अटैक खाया है, थोड़े समय के लिए ये अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं कर पाएगी। इसके बाद टर्बो ग्रैनी अब आयरा के पास जाकर उस बॉल को से ले लेती है, जिसके बाद वो उन लोगों को बताती है कि आयरा मर गई है। तो वो लोग भी अब अच्छे से चेक करते हैं और कहते हैं कि हाँ, टर्बो ग्रैनी सच कह रही है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि ये तो होना ही था, अगर एक नॉर्मल इंसान को स्पिरिट खा लेगी तो वो तो मर ही जाएगा ना। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग इसलिए नहीं मरे क्योंकि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर्स थी। वहीं अब मोमो ओकुरन से कहती है कि हमें इसे सीपीआर देना होगा। मैं अपनी साइकिक पावर को यूज करके इसके हर्ट को सीधा मसाज करती हूँ। वो उसे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये ऑलरेडी मर चुकी है, इसका अब कुछ नहीं हो सकता है। तो मोमो कहती है कि चुप रहो, तुम जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाओ। तो वो भी अब एम्बुलेंस को फोन लगाने लगती है। वहीं अब ओकुरन आयरा को सीपीआर देने लगता है और अब मोमो से रिवाइव करने की कोशिश करती है, पर ये काम नहीं कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अब वापस वही स्पिरिट आ जाती है। वो उनसे कहती है कि ऐसा करने से आयरा रिवाइव नहीं होगी, मेरे पास एक तरीका है उसे बचाने का, मेरा ओरा उसे दे दो। तो मोमो कहती है कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, जरूर तुम उसे खाना चाहती होगी। तभी हम देखते हैं कि ओकुरन की हमले की वजह से एक्रोबैटिक का पूरा चेहरा फट चुका है। वो अब उनसे कहती है कि देखा, मैं किसी को खा नहीं सकती हूँ, पर अगर तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे सर को लोहे के पाइप से मारकर फोड़ दो। तभी टर्बो ग्रैनी भी अब मोमो से कहती है कि ये जो एक्रोबैट कह रही है वो सच है और अब मिलने से आयरा जिंदा हो सकती है। ये सुनकर मोमो अब एक्रोबैट से कहती है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह ओकुरन से कहती है कि इससे लड़ने के लिए तैयार रहना, जिसके बाद वो एक्रोबैट से कहती है कि आखिर तुम अपना ओरा इसे दोगे कैसे, जिस पर वो कहती है कि अपनी साइकिक पावर का यूज करके मेरा ओरा को आयरा के डिमिंग ओरा से कनेक्ट कर दो। तो मोमो भी अब ये करने की कोशिश करती है, वो एक्रोबैट और आयरा का ओरा कनेक्ट कर रही होती है। तभी अचानक से उसे एक्रोबैट की अब पास्ट मेमोरीज देखने को मिलती है। हम अब देखते हैं कि पास्ट में ये जो एक्रोबैट थी ये दरअसल एक प्रोस्टिट्यूट है, यानी कि वो लड़कों के साथ होती है जिससे कि वो पैसे कमा सके। काम पूरा होने के बाद वो अपने घर जाती है और अब उसकी छोटी लड़की आकर उसे गले लगा लेती है। हमें पता चलता है कि एक्रोबैट की बेटी है। अगले सीन में हम अब देखते हैं कि एक्रोबैट अपनी बेटी के लिए पैसे कमा रही होती है, जिसके लिए वो काफी सारी अलग अलग जॉब्स करती है। साथ में वो अपनी बेटी को एक्रोबैट्स वाला बॉल डांस भी सिखा रही होती है। इसी के साथ अब टाइम बीतता जाता है, जहाँ पर एक्रोबैट काफी पैसे कमाने लगती है अलग अलग जॉब्स करके। साथ में वो अपनी बेटी के साथ काफी मजे करती है। हम देखते हैं कि एक्रोबैट ने इतने सारे पैसे अपनी बेटी को एक ड्रेस दिलाने के लिए लिए थे। वो अब उसे डांस की ड्रेस दिलाती है और अब वो काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एक्रोबैट कुछ लोगों के पैसे रिटर्न नहीं कर पाती है, जिस वजह से वो लोग अब उसके घर पर आकर उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं।
एक्रोबैट अब जाकर सीधा शीशे के ऊपर गिर जाती है और अब उसको चोट लग जाती है। तभी वो लड़के अब एक्रोबैट की बेटी को ही उठाकर लेकर जाने लगते हैं, जो देखकर एक्रोबैट उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसके ऊपर हमला करके एक्रोबैट को पीछे गिरा देते हैं। एक्रोबैट अब बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, पर जैसे उसे होश आता है वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चली जाती है, पर अब काफी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाती है। वो लोग उसे ले जाते हैं। वो अब याद करने लगती है किस तरीके से उसकी बेटी ने उसका शुक्रिया किया था हर एक चीज के लिए जो कि वो उसके लिए करती है। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि इतने बड़े लॉस की वजह से अब एक्रोबैट की याददाश्त भी मिट जाती है। उसे अब अपनी बेटी याद ही नहीं आ रही होती है। वो कहती है कि मैंने कुछ खो दिया है जो कि मुझसे प्रिय है, पर क्या? वह सोच रही होती है, पर तभी एक छोटी लड़की उसके कपड़े पकड़ लेती है और कहती है मॉम क्या ये आप हो? पर तभी वो कहती है नहीं, माफ करना, आप कोई और हो। हम देखते हैं कि ये छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि आयरा थी। असलियत में आयरा की मॉम अब मर चुकी है। आयरा के डैड अब आकर आयरा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आयरा याद करती है कि उसके डैड ने उसे कहा था कि तुम्हारी मॉम जा चुकी है, वो भी काफी दूर, वो काफी समय बाद आएगी, तब तक तुम काफी ताकतवर हो जाना, जिससे कि जब तुम्हारी मॉम वापस है तब उन्हें तुम पर गर्व हो। दूसरी सीन में हम लोग अब वापस से एक्रोबैट को देखते हैं। वो अब कहने लगती है कि आखिर मेरा बच्ची कहाँ है। उसे अपनी खुद की बच्ची का चेहरा याद नहीं आ रहा होता है। उसे अब ये लगने लगता है कि उसकी बच्ची और कोई नहीं बल्कि आयरा है। ये सोचकर अब वो स्पिरिट बनने लगती है और कहती है कि मैं आयरा को प्रोटेक्ट करूंगी, जिससे कि कोई भी उसे हर्ट ना कर सके। फिर से इन सही मेमोरीज को आयरा और मोमो दोनों ही देख लेते हैं। सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर आयरा जिंदा होकर जाग जाती है। दूसरी तरफ मोमो के भी अब सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने एक्रोबैट की पास्ट मेमोरीज जो देख ली है। वहीं कारून को लगता है कि एक्रोबैट ने कुछ किया है। वो उसे लड़ने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी मोमो उसे रोक लेती है। वो रोते हुए कहती है कि नहीं, इसे कुछ भी मत करो। दूसरी तरफ एक्रोबैट भी आयरा से कहने लगती है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगी, पर मैंने ही तुम्हें हर्ट कर दिया। मैं अपने खुद के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई और एक मॉन्स्टर में बदल गई, तो अब मैं सब कुछ खत्म कर रही हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि एक्रोबैट अब टूट कर नीचे गिरने लगती है, जो देखकर मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो वो बताती है कि ओरा एक पर्सन की बैटरी की तरह होता है, और अब क्योंकि एक्रोबैट का ओरा खत्म हो चुका है, वो भी खत्म हो जाएगी। और क्योंकि जाते जाते इसके अंदर काफी पछतावा है, इसकी सोल कभी भी रेस्ट इन पीस नहीं हो पाएगी। ये अब वर्ल्ड में चली जाएगी, जहाँ पर इसके लिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसा होगा जैसे कि ये इस दुनिया के अंदर कभी एग्जिस्ट करती भी नहीं थी। सभी लोग इसके बारे में भूल जाएंगे। ये सुनकर मोमो काफी रोने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो काफी बुरा है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है जिससे कि ये रेस्ट इन पीस हो सके? तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये तो इसी के दिल पर डिपेंड करता है, हम जैसे स्ट्रेंजर्स कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अब एक्रोबैट भी अब टूटने लगती है। वो अब याद करती है अपनी बच्ची के बारे में और कहती है कि काश मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छे कपड़े खरीद पाती, काश मैं तुम्हारे साथ और भी खेल पाती। अगर तुम मेरी बच्ची नहीं होती तो शायद से तुम्हारी जिंदगी और अच्छी होती। मैंने तुम्हें अनलकी बनाया, मुझे माफ करना। ये सब कुछ अब देखने के बाद आयरा काफी ज्यादा शौक में रहती है और अब वो एक्रोबैट को आकर गले लगा लेती है और कहती है मॉम, मैं तुम्हें काफी प्यार करती हूँ। जब मैं आपके साथ थी तो मैं काफी ज्यादा हैप्पी थी। ये सुनने के बाद एक्रोबैट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो वर्ल्ड में जाने की जगह रेस्ट इन पीस हो जाती है। अगले सीन में वो सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ मोमो आयरा से कहती है कि मैंने तुम्हारे सर पर टप गिराया था, क्या तुम इसलिए मुझे हेट कर रही थी? माफ करना, मैं थोड़ी गुस्सा हो गई थी उस टाइम, उस हरकत के लिए मुझे माफ कर दो। वैसे तुम्हें ओकारून से ही माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम उस टाइम उसका मजाक उड़ा रही थी। तो आयरा कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए हेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे ऊपर टप गिराया था, बल्कि मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी हूँ क्योंकि तुम एक डीमन हो। ये सुनकर मोमो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पागल हो क्या? जिस पर वो कहती है कि तो फिर ओकारून क्या है, वो एक डीमन बन गया था। और यहाँ पर ये जो दादी माँ है, ये तो दादी माँ लग भी नहीं रही है क्योंकि ये तो काफी खूबसूरत और यंग है। ये सुनकर दादी माँ भी खुश हो जाती है और कहती है कि आयरा तो सही में काफी अच्छी लड़की है, मोमो ही डीमन है। ये सुनकर मोमो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या कहा आपने? आयरा भी अब मोमो से कहने लगती है कि जरूर तुम यहाँ की बॉस हो, तुम दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो ना। ये सुनकर मोमो भी अब सोचने लगती है कि क्या ही बात कर रही है ये लड़की। इसके बाद वो लोग अब आपस में फाइट करने लगते हैं। तब आयरा क्या वहाँ से जाने का समय हो जाता है। आयरा जाने से पहले अब ओकारून से कहती है कि भले ही तुम एक डीमन हो, फिर भी तुमने मेरी जान काफी बार बचाई, ऐसा क्यों? ओकारून कहता है कि कोई कारण नहीं है, अगर कोई मुसीबत में होगा तो मैं तो उसकी मदद करूंगा ही ना। ये सुनकर आयरा अब थोड़ी शर्मा जाती है। वो कहती है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी एक इंसान का दिल है, चिंता मत करो, मैं काफी जल्द तुम्हें मोमो के कंट्रोल से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो काफी शर्माते हुए कहती है कि जो मुझे फीलिंग आ रही है ये गलत है, मैं एक इंसान हूँ और ओकारून एक डीमन है। अगले सीन में हम लोग अब बाकी सभी को देखते हैं जो कि अब बेसबॉल खेलकर ओकारून की बॉल को उसकी जगह पर वापस से लगा देते हैं और अब वो लोग काफी खुश रहते हैं कि ओकारून की एक बॉल अब वापस उन लोगों को मिल चुकी है। इसके बाद वो लोग अब स्कूल में आ जाते हैं। मोमो कहने लगती है कि हमें कोई भी क्लू नहीं है कि तुम्हारी दूसरी बॉल कहाँ मिलेगी हमें। जिसके बाद वो उसे कहती है कि चलो लंच के टाइम पर छत पर मिलेंगे। तो ओकारून कहता है कि माफ करना, दरअसल मुझे लंच के दौरान एक काम करना है एक रिपोर्ट पर, और स्कूल के बाद भी मैं नहीं आ पाऊंगा।
तो मोमो भी कहती है ठीक है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ ही खाना खाने के लिए आ जाती है। उसे अब ओकारून के ऊपर थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है। वो कहती है कि जरूर वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तो ये मोमो की दोस्त कहती है कि कहीं उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ तो नहीं है। तो मोमो को अब आयरा की याद आ जाती है, जो देखकर वो सोचती है कि कहीं ऐसा है तो नहीं। वो अपनी दोस्तों से कहती है कि मैं अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए जा रही हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हमारे लिए भी ड्रिंक लेकर आना। मोमो अब ड्रिंक्स लेकर वापस जा रही होती है, पर तभी वो ओकारून की चिंता कर रही होती है और सोचती है कि आखिर उसे क्या परेशान कर रहा है। लगता है कि ओकारून सही में बिजी होगा। ऐसा बोलने के बाद वो जैसे ही आगे जाती है, वो देखती है कि ओकारून तो आयरा के ऊपर गिरा हुआ था, जो देखकर मोमो शॉक हो जाती है और उसे लगने लगता है कि वो लोग किस कर रहे हैं। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ओकारून थोड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। वो अब कहता है कि एक बॉल तो मिल गई है, पर दूसरी बॉल ढूंढने में शायद डेंजरस मॉन्स्टर आ सकते हैं, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा। वो याद करता है कि दादी माँ ने उससे कहा था कि उसे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ओकारून भी ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकतवर बनने के लिए, जिससे कि वो मोमो के लिए आगे परेशानी न बन सके। इतने में वहाँ पर आयरा आ जाती है। वो अब ओकारून से कहती है कि मैं एक इंसान हूँ और तुम एक डीमन हो, पर फिर भी मैं अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक नहीं कर पा रही हूँ, वहीं रुकना। ऐसा बोलकर वो ओकारून को पकड़कर किस करने की कोशिश करती है, जो देखकर ओकारून शर्मा जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि जब कोई पर्सन अपने प्यार को कन्फेस करता है तो वो किस तो करता है एक दूसरे को। मैंने ये बुक में पढ़ा था। जिस पर ओकारून कहता है कि ऐसा असली में नहीं होता है शायद से। और एक सेकंड रुको, तुम तो लड़कों में काफी पॉपुलर हो, तो आखिरकार ऐसी चीजों में तुम इतनी नूब कैसे हो। जिस पर वो कहती है कि पॉपुलर होना और रोमांस होना अलग अलग चीज है। मैं पहली बार ऐसी फील कर रही हूँ, इसलिए मुझे कन्फेस करना पड़ रहा है। वो दोनों अब आपस में ही लड़ने लगते हैं और अब वो इसी कारण से नीचे गिर जाते हैं। ओकारून अब उसके इतना क्लोज आ चुका है, जो देखकर आयरा को लगता है कि वो अब उसे किस करने वाला है, इसलिए वो भी अब किस लेने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी ओकारून देखता है कि ये सब कुछ मोमो ने देख लिया है, जो देखकर वो उसे कहता है कि जैसा तुम्हें दिख रहा है ये वैसा नहीं है। वही मोमो उसकी बात सुनती नहीं है। वो गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम कह रहे थे कि तुम अपनी रिपोर्ट पर काम करोगे और तुम यहाँ पर आयरा के साथ ये सब कर रहे हो। तुम कितने झूठे हो, तुम्हारे ऊपर तो ये सब करके पसीने भी आ रहे हैं। तो ओकारून कहता है कि पसीने इस वजह से नहीं आ रहे हैं, मुझे समझाने दो कि आखिर हुआ क्या था। वही मोमो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। वो उसी गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मोमो अब अपनी एक क्लास में आ जाती है, जहाँ पर टीचर मेंटिस श्रिम्प के बारे में बताते हैं कि मेंटिस श्रिम्प का जो मुक्का होता है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होता है, जिसमें 150 किलोग्राम तक का फोर्स होता है। इंसान के बराबर ये 700 टन में हो जाता है। इससे तो एक हाथी को एक ही मुक्के से हराया जा सकता है, पर क्योंकि ये मेंटिस पानी के अंदर होता है, इस वजह से इसके मुक्के की स्पीड कम हो जाती है। वही मोमो और उसके दोस्त अब उसी श्रिम्प के साथ खेल रहे होते हैं, जहाँ पर मोमो अब भी ओकारून के बारे में वो सब कुछ याद करके पागल हो रही होती है। दूसरी तरफ ओकारून को भी दिखाया जाता है, जो कि क्लास में बैठ के ट्रेनिंग कर रहा था। वो कहता है कि मैं मोमो को बिना बताए हुए ताकत होना चाहता था, जिससे कि वो मुझे कूल समझे, पर सब कुछ अब उल्टा ही पड़ गया। वो अब ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि जमीन पर तो पानी आ गया है और अब उसके क्लासरूम में जितने बच्चे थे वो भी गायब हो जाते हैं। तभी उसे आयरा की चिल्लाने की आवाज आती है, जो देखकर वो आयरा के पास पहुंच जाता है और कहता है कि बाकी सभी लोग कहाँ गए। तो वो कहती है पता नहीं, विंडो से भी बाहर सब कुछ काला दिख रहा है, आखिर हो क्या रहा है ये। वहीं ओकारून कहता है कि मोमो कहाँ गई। ऐसा बोलने के बाद वो उसे उसके क्लास में ढूंढने के लिए जाता है, पर वो वहाँ पर होती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मोमो तो दूसरी जगह पर होती है। वो भी अब देखती है कि ये क्या हो रहा है, पानी तो बढ़ता जा रहा है। तभी अचानक से उसे फील होता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। हम लोग भी अब देखते हैं कि सामने की तरफ से तो पानी के अंदर चलता हुआ कुछ आ रहा होता है और अब वो चीजें काफी डरावना सा डायनासोर सा होता है, जिसे देखकर मोमो अब छिप जाती है। पर अब वो जैसे हिलती है, पानी में अब एक लहर उठती है, जो कि उस डायनासोर तक पहुंच जाती है और अब उसे पता चल जाता है कि कोई ना कोई यहाँ है। वो डायनासोर अब अपनी पावर को यूज करके उस जगह के ऊपर एक बीम फेंकता है, जिससे की तबाही मच जाती है। पर उसे वहाँ पर अब कोई दिखता नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इस धमाके की आवाज को तो ओकारून और आयरा भी सुन लेते हैं। ओकारून अब उससे कहने लगता है कि मेरे ख्याल से पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ। उस टाइम हम लोग को एलियंस को हराना पड़ता था चीजों को वापस से नॉर्मल करने के लिए। तो अब आयरा कहती है कि वो हमला क्यों करते हैं, जिस पर वो बताता है कि शायद से वो लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कलेक्ट कर रहे थे। तभी अचानक से उन लोग के सामने एक एलियन आ जाता है, जो कि बॉक्सिंग करने के लिए तैयार होता है। वो अब उन लोग के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो देखकर ओकारून जल्दी से टर्बो ग्रैनी की पावर यूज करके आयरा को पीछे ले आता है। ओकारून अब आयरा को नीचे उठाकर कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। ओकारून अब लड़ने वाला होता है, पर तभी अचानक से उसे काफी ग्रेविटी फील होने लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे भी गिर जाता है। तभी अचानक से वही एलियंस वहां पर आ जाते हैं, जिनको हम लोगों ने शुरुआत में देखा था। वहीं अब उनसे आयरा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर अब ओकारून अब आयरा से कहता है कि यहाँ से दूर चली जाओ, क्योंकि ये लोग लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। तभी वो लोग आयरा के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देते हैं। वो एलियन सब कहने लगते हैं कि हमने इस वॉइड स्पेस को उन लोगों के लिए कर रखा है जिनके पास हाई स्पिरिचुअलिटी हो, तो आखिर ये लड़की यहाँ कैसे आ गई। इसके बाद वो लोग अब ओकारून से कहते हैं कि हमें तुम्हारा केला चाहिए। वो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास काफी अमेजिंग पावर्स हैं, जो कि हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी सर
पास नहीं कर सकती है। हमें तुम्हारी एबिलिटी चाहिए, तुम पर एक्सपेरिमेंट करके हम तुम्हारी एबिलिटी को अपना बना लेंगे। वो लोग अब ओकारून को उठाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पर आयरा आ जाती है, जो कि उन एलियंस के ऊपर हमला करके उन्हें ओकारून से दूर कर देती है। हम लोग अब देखते हैं कि आयरा को तो एक्रोबैटिक्स स्किल की पावर मिल गई है। उसे देखकर वो एलियन कहते हैं कि तो तुम्हारे पास भी ये पावर है, इस वजह से तो तुम यहाँ पर आ पाई हो, हम अब तुम पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिसके बाद वो लोग अब आपस में लड़ने लगते हैं। आयरा भी अब उस एलियन को काफी अच्छे से हरा रही होती है। इसके बाद वो उस दूसरे एलियन से लड़ने के लिए जा रही होती है, पर वो एलियन अपनी साइकिक पावर का यूज करके आयरा को दीवार में चिपका देता है। तभी वो मुक्के वाला एलियन भी आकर आयरा को मुक्का मार के पानी में गिरा देता है और अब आयरा को खत्म करने वाले ही होते हैं, पर तभी वहाँ पर ओकारून ट्रांसफॉर्म करके आ जाता है आयरा को बचाने के लिए। पर अब वो लोग अपनी पावर को यूज करके उन लोगों को नीचे घिसा रहे होते हैं, जिससे कि वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाते हैं। तभी वो बॉक्सर अब ओकारून को मारने लगता है। ये देखकर ओकारून गुस्से में आ जाता है और वो उसके ऊपर अपनी पावर यूज करके उसे पीछे गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मोमो आ जाती है, जो कि अब उन एलियंस की साइकिक पावर्स को रोक देती है। वहीं मोमो ओकारून और आयरा की हालत देखकर शर्माने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो एलियंस अब उनके ऊपर हमला करके उन्हें वापस से नीचे गिरा देते हैं। इतने में एक एलियन अब उसी बॉक्सर के पास आता है और उसे अपग्रेड कर देता है। वो भी अब ताकतवर हो जाता है और अब वो आयरा और ओकारून के ऊपर लगातार हमले करने लगता है। इतने में ही मोमो उठ जाती है और वो उन एलियंस की पावर को वापस रिपेल करने लगती है, जिसके बाद वो ओकारून और आयरा लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से पानी अब उल्टा हो जाता है। हम देखते हैं कि ये एबिलिटी उस डायनासोर की थी जो कि यहाँ पर आ चुका है। इतने में वो डायनासोर नीचे से एक एलियन के ऊपर हमला करके उसे ही खत्म कर देता है, जो देखकर ओकारून और मोमो दोनों डर जाते हैं और वो तो वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी नीचे से वही पंच मारने वाला बंदा पंच मार के आयरा को ऊपर सीलिंग में भेज देता है, जहाँ पर काफी पानी होता है। वो अब ओकारून और मोमो के ऊपर भी हमला करने लगता है, जिस वजह से उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। तभी मोमो नोटिस करती है कि ये जो एलियन है ये दरअसल एक मेंटिस है और इसी के बारे में तो उसने क्लास में पढ़ा था कि इसकी पावर पानी के अंदर तेज हो जाती है। पर तभी वो एलियन पानी के अंदर डूबने लगता है और अब सांस लेने के लिए उसे ऊपर आना पड़ता है। तो मोमो अब ओकारून से कहती है कि तुम्हारे पास टर्बो ग्रैनी की पावर है, तुम स्विम करके इसे हरा दो। तो ओकारून भी उसे हराने के लिए जाता है, पर वो भी पानी के अंदर डूब जाता है, यानी टर्बो ग्रैनी पानी के अंदर तैर नहीं सकती है। इतने में ही वो एलियन नीचे चला जाता है और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। मोमो कहती है कि आखिर हम लोग इससे लड़ेंगे कैसे और हमें जल्दी से आयरा को बचाना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगी। वो कहती है कि मैं अपनी साइकिक पावर को यूज करके शायद उसे पकड़ सकती हूँ, पर मुझे उसके बिल्कुल नीचे आना होगा, पर ये मुक्के मारने वाला एलियन हमें उसे करीब नहीं जाने देगा। तो ओकारून कहता है कि उसका ध्यान मैं भटकाता हूँ, तुम आयरा को बचाओ। तो मोमो कहती है कि लेकिन अगर उस एलियन ने तुम्हें मुक्का मार दिया तो तुम्हारी हालत भी आयरा जैसी हो जाएगी। जिस पर ओकारून कहता है कि तो फिर होने दो, वैसे भी मैं अपने आप को काम का बना रहा हूँ। जिस पर मोमो कहती है कि काम का नहीं, बल्कि तुम और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दोगे, इसलिए भागो यहाँ से। वैसे ही तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मेकआउट कर रहे थे, तुमने आयरा को जमीन पर गिरा रखा था। वो अब चिल्लाई रही होती है। तभी ओकारून कहता है कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ऐसा बोलने के बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जरा मुझे तुम्हें सच बताने दो कि हुआ क्या था। मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी सभी मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचे या गलत सोचे, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में गलत समझो, इसलिए मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने दो। इतने में ही वो एलियन वापस उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। तभी मोमो को एक आइडिया मिल जाता है, वो ओकारून के ऊपर बैठ जाती है और अब अपनी साइकिक पावर को यूज करके ओकारून को काफी जोर से दबाने लगती है, जिससे कि वो पानी में प्रोपेल होकर आगे चल सके। और अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है, वो काफी स्पीड में अब आगे बढ़ रही होती है, जिस पर वो एलियन भी उनके पीछे होता है और कहता है कि तुम मुझसे नहीं भाग पाओगे। ऐसा बोलकर वो उनके ऊपर हमला कर देता है, पर तभी मोमो ओकारून को उठाकर अब ऊपर सीलिंग की तरफ ले जाती है और अब वो लोग अब जाकर आयरा को भी पकड़ लेते हैं। वहीं पर अब आयरा को भी होश आ जाता है और अब मोमो उसके कपड़े उतार देती है और कहती है कि अगर तुम कपड़े उतारोगी तब थोड़ा इजी होएगा चलना। ऐसा बोलकर वो भी अपने कपड़े उतार लेती है। दूसरी तरफ उन लोग को वही मुक्का मारने वाला एलियन देखता है और कहता है कि तो चीटिंग है, तुम लोग ऊपर चले गए। तभी वो अपने बॉस एलियन को देखता है और अब वो देखता है कि वो एलियन तो नीचे से टूट चुका है। वहीं वहाँ पर दूसरा एलियन भी आने लगता है, उसके ऊपर भी वही डायनासोर ने हमला कर दिया है और अब वो दोनों ही उस डायनासोर के अटैक से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी वो सरपोनियंस कहता है कि हमें शायद से एक दूसरे के साथ अब मर्ज होना पड़ेगा, हम लोग बॉडी केबल का यूज करेंगे। दूसरी तरफ मोमो, ओकारून और आयरा तीनों आगे जाते हैं और अब वो देखते हैं कि वो जो सरपोनियंस है वो तो अब उस डायनासोर के साथ मर्ज हो गए हैं। वो अब उनके ऊपर हमला भी कर देते हैं, जो देखकर उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। इतनी देर तक बीम यूज करने के बाद वो एलियन कहता है कि हमारे अंदर पानी खत्म हो गया, रिचार्ज करना पड़ेगा दोबारा। वो लोग अब रिचार्ज हो रहे होते हैं, जो देखकर आयरा कहती है कि लगता है कि ये लगातार शूट नहीं कर सकते हैं। तो मोमो कहती है कि अगर हम लोग इसकी गर्दन तोड़ दे तो शायद ये लेजर शूट नहीं कर पाएंगे। वो लोग अब ऐसा करने के लिए करीब पहुंचने वाले होते हैं, पर तभी वो एलियन आयरा के ऊपर हमला कर देते हैं, वो भी अपनी पूंछ से, जिसके बाद वो एलियन वापस से बीम मारने लगते हैं, इसलिए अब उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। तभी आयरा कहती है कि इन लोगों के साथ तो वो मुक्का मारने वाला एलियन भी मर्ज हो गया, हम लोग इनके करीब नहीं जा सकते हैं अब। तभी ओकारून कहता है कि शायद हम लोग इनसे जमीन पर लड़ सकते हैं। तभी उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। इतने में वो एलियन अब मोमो के पास आ जाता है और कहता है कि काफी बुरी बात है, हमारी बीम अभी तक चार्ज नहीं है, पर कोई नहीं, हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हें खत्म करने के।
ऐसा बोलकर वो मोमो के ऊपर हमला कर देते हैं, पर मोमो अपनी साइकिक पावर से उनके ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि क्योंकि तुम उस मुक्के मारने वाले बंदे के साथ मर्ज हो गए थे और क्योंकि वो मेंटिस था इसलिए तुम लैंड पर कमजोर हो। तो अब वो एलियन की सिर्फ गर्दन ही बचती है। वो अब मोमो को लेकर नीचे आ जाता है और कहता है कि मैं पानी के अंदर काफी समय तक रह सकता हूँ, पर तुम नहीं, तुम अब काफी जल्द डूब जाओगी। इतने में आयरा ऊपर से अब अपने हेयर का यूज करके एक रास्ता बना देती है जो कि उस एलियन से कनेक्ट हो रहा होता है और अब उस पर ओकुरन होता है। ओकुरन कहता है कि मैं पानी में स्विम तो नहीं कर सकता हूँ, पर अगर रास्ता हुआ तो मैं काफी तेज दौड़ सकता हूँ। ऐसा बोलकर ओकुरन काफी तेजी से जाता है और जाकर मोमो को बचा लेता है। इतनी स्पीड में तो ओकुरन अब इस एलियन को भी फाड़ देता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं चीजें नॉर्मल हो जाती है क्योंकि एलियंस हार चुके हैं और अब वो लोग वापस स्कूल में आ जाते हैं। तो ये बाकी सभी लोग भी अब उन्हें ही देखने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो दोनों नीचे एक साथ लगे होते हैं। ये देखकर अब उन लोगों को शर्म आ जाती है और वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में ही आयरा भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसने भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और अब सभी लोग उन्हें इस तरीके से भागता हुआ देखते हैं। अगले सीन में वो लोग स्कूल की नर्स के पास आ जाते हैं जहाँ पे वो उनसे कहती है कि सच बताना, तुम्हें किसी ने बुली किया ना, जिस पर वो लोग मना कर देते हैं। तभी एक टीचर आकर कहते हैं कि आपको कॉल आई है, तो अब वो नर्स भी चली जाती है। इसके बाद अब मोमो और आयरा दोनों ही परेशान हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि अब हम लोग क्या करें, सभी लोगों ने हमें आधे कपड़े में देखा, ये सब उन एलियंस की वजह से हुआ है। जिस पर ओकुरन कहता है कि वो लोग मुझे टारगेट कर रहे थे, उन्हें टर्बो ग्राइनी की पावर चाहिए। ये सुनकर अब मोमो आयरा से पूछती है कि तुम्हारे पास एक्रोसिल्की की पावर कैसे आ गई, जिस पर वो कहती है कि अचानक से वो बैटल के दौरान अवेकन हो गई। तो मोमो कहती है कि हमने उसकी ओरा को तुम्हारे अंदर डाला था, तो शायद से इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो ओकुरन कहता है कि लगता है कि वो एलियंस अब इसे भी टारगेट करेंगे। तो मोमो कहती है कि अगर उन्हें स्पिरिट्स की पावर चाहिए तो वो जाकर सीधा स्पिरिट्स के ऊपर हमला क्यों नहीं करते हैं। वो सुनकर ओकुरन भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, उनके पास तो ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है, क्या पता ऐसा हो कि जो स्पिरिट्स है वो सिर्फ जापान में ना हो बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हो। शायद से जो स्पिरिट्स और डीमन है वो अर्थ को एलियन से बचा रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वो शायद एलियन उन्हें नहीं हरा सकते हैं। तो हमारी पावर्स लेकर शायद वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं जिससे कि वो उनसे जीत सके। कहीं हमसे पहले मेरी दूसरी वॉल वो ना ढूंढ ले, हमें जल्दी से ढूंढना होगा। इस बात को वो लोग इग्नोर कर देते हैं, पर अब वो लोग वापस से इसी चीज की चिंता करने लगते हैं कि लोगों ने हमें बिना कपड़ों के देखा, अब हम लोग क्या करें। तभी आयरा कहती है कि मैं काम करूंगी, मैं लोगों को कह दूंगी कि मोमो ने मुझे कपड़े उतारने के लिए कहा था, वैसे भी ये झूठ थोड़ी है। तो मोमो कहती है ठीक है बता देना, वैसे भी मैं थक चुकी हूँ, मैं और बहाने नहीं मारना चाहती। तभी वहाँ पर आयरा की दोस्त आ जाती है और वो उसे लेकर चली जाती है। उन्हें भी लग रहा होता है कि आयरा की वो हालत मोमो ने करी थी, पर मोमो को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। वो ओकुरन से कहती है कि ये बात छोड़ो, मुझे वो बताओ कि उस समय पर क्या हुआ था। तो अब ओकुरन उसे बताता है कि जो आयरा है वो अचानक से मेरे को किस करने वाली थी, मैं जब उसे रोक रहा था तभी हम लोग गिर गए और तुमने उसी टाइम हमें देख लिया। जिस पर मोमो कहती है कि लेकिन तुम वहाँ कर क्या रहे थे। तो वो कहता है कि दरअसल मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मैं चुपके से ताकतवर बनना चाहता था जिससे कि तुम मुझे कूल समझो। ये सुनकर मोमो भी हंसती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी भी ऐसी साइड है। तो ओकुरन कहता है कि ऐसी तो होगी ना, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। ये सुनकर मोमो शर्माने लगती है। इतने में ही मोमो की दोस्त वहाँ पर आ जाती है जो कि मोमो से कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा था, तुम बिना कपड़ों के हॉल रूम में क्यों पड़े थे। तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें ज्यादा समझ नहीं आता है। दूसरी तरफ हम लोग को आयरा के क्लासमेट्स को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो क्या हुआ था। जिस पर आयरा कहती है कि मैं उन सबके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। आयरा मन में कहती है कि देखा मैं इतनी पॉपुलर हूँ, अगर मैं ऐसे कहूंगी तो सभी लोग मेरी बात को भूल जाएंगे। तभी कुछ लोग कहते हैं कि शायद मोमो ने तुम्हारे साथ ही किया है ना। ये सुनकर बाकी के लोग भी अब कहने लगते हैं कि हमने तो ये भी सुना है कि मोमो किसी भी लड़की के साथ सो जाती है। इसी के साथ वो लोग मोमो के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं, जो देखकर आयरा उन सभी को रोकती है और कहती है कि वो सभी झूठी रूमर्स मैंने ही फैलाए थे, मोमो ऐसी बिल्कुल नहीं है। ऐसा बोलकर आयरा वहाँ से चली जाती है, जो देखकर सभी काफी शौक हो जाते हैं। अगले सीन में आयरा बाहर बैठकर रो रही होती है और कहती है कि मेरा खेल खत्म, मैंने इतने समय से इतनी पॉपुलैरिटी बनाई थी। तभी वहाँ पर मोमो भी आ जाती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम बहाने बना पाई अपने क्लास के सामने। जिस पर वो कहती है हाँ सभी लोग अब तुमसे गुस्सा हैं, वैसे तुम मुझसे ऐसे की बात कर रही हो, हम लोग दुश्मन है, चली जाओ यहाँ से। जिस पर मोमो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे बारे में अपनी क्लास के सामने बुरा भला नहीं बोला। जो सुनकर आयरा शर्मा जाती है। इतने में वहाँ पर वही मुक्के मारने वाला एलियन आ जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसे घर नहीं जा सकता हूँ, मुझे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने हैं। जो देखकर मोमो और आयरा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इतने में वो एलियन नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो एलियन अब याद करता है कि वो अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर आया है। इसके बाद वो जैसे उठता है वो अब देखता है कि उसके ऊपर तो पट्टी बंधी थी। इतने में ही बाकी सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। आयरा कहती है कि हमने इसे ठीक तो कर दिया, पर हम इसका क्या करें, ये हमारे ऊपर दोबारा भी तो हमला कर सकता है। वो एलियन अब देखता है कि उन लोगों ने तो उसके लिए खाना तैयार किया है। जो देखकर अब वो एलियन रोने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरा इलाज भी किया और खाना भी तैयार किया, इसके लिए शुक्रिया, मैं कभी भी तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा बोलकर वो रोते हुए खाना खाने लगता है। अगले सीन में वो सभी को बताता है कि दरअसल मेरा बेटा बीमार है, यूरिन करते टाइम उसकी बॉडी से उसका ब्लड निकल जाता है, अगर उसे हर दिन खून नहीं दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। मेरी वाइफ भी सेम बीमारी से मर गई,
मेरे बच्चे का इलाज करने के लिए मुझे काफी पैसे चाहिए। हमारे दुनिया में बॉडीगार्ड वगैरह की जॉब होती है, पर मैं वो जॉब नहीं कर पाया क्योंकि मैं काफी कमजोर हूँ। मेरे कमजोर होने की वजह से मेरी वाइफ भी मर गई। अब मेरा बेटा भी बिल्कुल सेम बीमारी से जूझ रहा है। ये सुनकर ओकारून कहता है कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें अपनी बॉल दे दूं तो शायद तुम अपने बेटे को बचा सकते हो, है ना? उससे तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। बाद में मैं जाकर अपनी बॉल को ले लूंगा। तो मोमो कहती है नहीं, इस एलियन को एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी जिससे इसको रोज पैसे मिले, क्योंकि इसके बेटे को रोज खून की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर ओकारून कहता है कि लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे बस इसकी मदद करनी है। वहीं वो एलियन भी कहता है कि हाँ, मोमो ने सही कहा, बेस्ट तरीका ये है कि मैं एक जॉब ढूंढ लूं। आप लोग काफी दयालु हो, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। माफ करना, मैंने आप लोगों को परेशानी दी, मैं अब जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी दादी माँ उसे सूंघती है और कहती है कि तुम्हारे ब्लड शायद से व्हाइट कलर का है ना। ऐसा बोलकर वो उसे दूध देती है और कहती है कि इसे पीकर देखो। तो जैसे वो उसे पीता है, उसे पीकर वो कहता है कि ये तो बिल्कुल हमारी खून की तरह है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर तुम अपने साथ काफी सारा दूध ले जाओ। तभी दादी माँ उस एलियन से कहती है कि मैं एक डेयरी फार्मर को जानती हूँ, वो तुम्हें एक गाय दे देगा। जो सुनकर वो एलियन काफी खुश हो जाता है और अब अगले सीन में वो उस गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अब वो तीनों ही मिलकर अब दादी माँ से कहते हैं कि प्लीज हमें यूनिफॉर्म के लिए पैसे दे दो, हमारी पिछली यूनिफॉर्म फट गई, इस बार हम लोग संभाल कर रहेंगे। तो दादी माँ कहती है कि मैं ओकारून और आयरी के लिए खरीदूंगी, पर मोमो के लिए नहीं। तो मोमो कहती है कि मेरे लिए क्यों नहीं? जिस पर दादी माँ कहती है कि तुम मेरे पैसे को यूज करना चाहती हो, इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ड्रेस दिलाऊं तो तुम्हें हिरोशी एबे की एक्टिंग करनी पड़ेगी। ये सुनकर मोमो को अब उस बंदे की एक्टिंग करनी पड़ती है जो कि काफी फनी होती है। तभी अब बेल बजती है और अब मोमो जाकर गेट खोलती है। वो अब ये देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने जीजी होता है। उसे देखकर ओकारून कहता है कि ये कौन है? तो दादी माँ उसे बताती है कि ये मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड है और ये मोमो का पहला प्यार भी है। जो सुनकर ओकारून काफी शॉक हो जाता है और देखता है कि ये बंदा तो सही में काफी कूल है। अगर मोमो इसे पसंद करती है तो शायद ये काफी स्मार्ट होगा। तभी हम देखते हैं कि जीजी अब काफी अजीब एक्टिंग करने लगता है। तभी दादी माँ उसे अंदर बुला लेती है, जो देखकर अब मोमो कहती है कि आखिर ये क्या चल रहा है? जिस पर वो कहती है कि आज से जीजी हमारे साथ रहेगा। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं हम देखते हैं कि आयरा तो चली जाती है, जिसे देखकर ओकारून कहता है कि मैं भी जाता हूँ। ओकारून अब थोड़ा सा उदास होकर जा रहा होता है। तभी मोमो से कहती है कि आज तुम्हारी बारी है ये कहने की कि हम लोग कल मिलेंगे। तो ओकारून भी शर्मा कर कहता है कि हाँ, हम लोग कल मिलेंगे। वहीं ओकारून थोड़ा बहुत जलस फील कर रहा होता है। अगले सीन में मोमो अपनी दादी से कहती है कि आखिर ये जीजी हमारे साथ क्यों रुकेगा? तो वो बताती है कि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो मोमो कहती है कि इसे तो अपने रिलेटिव के घर जाना चाहिए, ये यहाँ क्यों आ गया? तो दादी कहती है कि तुम्हें नहीं पता क्या, सोसाइटी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगले सीन में मोमो और जीजी बर्तन धो रहे होते हैं, जहाँ जीजी मोमो से कहता है कि ग्रेड स्कूल में मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे उन सब का पछतावा है। सच बात तो यह है कि मुझे भी अब भूत दिखते हैं। हमने अपनी लोकेशन चेंज करी थी, हम माउंटेन में रहने लग गए थे। हमने एक बड़ा सा घर खरीदा था, पर चीजें वहाँ अजीब होने लगी। मैंने अपने घर में एक खतरनाक सा भूत देखा, उसे देखकर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करी, पर वो लोग मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं। उस दिन के बाद से वो भूत मुझे हर दिन दिखता है। तब से मेरे पेरेंट्स की भी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद हमने काफी सारे फेमस स्पिरिट मीडियम को बुलाया उस भूत को भगाने के लिए, पर 5 में से 3 लोगों ने तो खुद को ही मार लिया। वो लोग भूत को भगा ही नहीं पाए, इसलिए मुझे लास्ट रिकमेंडेशन मिली कि मैं तुम्हारी दादी माँ के पास आऊँ। तो मोमो कहती है कि ओ ऐसा हुआ क्या? ये सुनकर जीजी फिर से उसे माफी मांगता है कि पास्ट में मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। तो मोमो कहती है कोई बात नहीं, वैसे तुम सही जगह आए हो, दादी माँ उस भूत को भगा देगी। तो दादी उसे कहती है कि उस भूत को मैं नहीं भगा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पावर इस सिटी के बाहर नहीं यूज कर सकती हूँ ना, इसलिए तुम जाओगी और शायद से ओकारून की बॉल भी वहाँ पर हो सकती है। अगर तुम इस काम को पूरा करती हो तो मैं तुम्हें यूनिफॉर्म दिलाऊंगी। अगले सीन में जीजी अब मोमो की क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आ जाता है और अब वो हर बार की तरह अपना अजीब सा एक्ट करने लगता है अपना इंट्रो देने के लिए, पर फिर भी काफी लड़कियां उस पर फिदा हो रही होती हैं। टीचर अब जीजी को मोमो के साइड में जाकर बैठने के लिए कहते हैं। जीजी भी अब मोमो की दोस्त के साथ फ्लर्ट करने लगता है और अब वो भी उस पर फिदा हो रही होती है। दूसरी तरफ अब ओकारून को दिखाया जाता है, जो कि अब जीजी से काफी जेलस होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या मोमो अब भी उसे पसंद करती है, क्या पता जीजी भी उसे पसंद करता हो और वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दें। अगर ऐसा होगा तो मोमो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर देगी। इन सब के बारे में ओकारून सोचकर परेशान हो जाता है और वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सरसाइज करने लगता है। इतने में मोमो वहाँ पर अपना खाना लेकर आ जाती है। वो ओकारून से कहती है कि क्या तुमने खा लिया? जिस पर वो कहते हैं नहीं। तो मोमो कहती है कि तो फिर मैं तुम्हें खिलाती हूँ। ये सुनकर अब ओकारून शर्मा जाता है। इतने में वहाँ पर जीजी आ जाता है। वो भी अब ओकारून को देखकर कहता है कि तुम तो वही लड़के हो जो कि कल मोमो के घर पर थे। वहीं मोमो भी अब उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम हमारी क्लास में उन लड़कियों के साथ नहीं खा रहे हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए योगर्ट फ्लेवर पोम्पी लेकर आया हूँ। ये ड्रिंक मोमो की फेवरेट होती है और अब वो जीजी के पास चली जाती है उसे देखने के लिए। ये देखकर ओकारून वापिस से जेलस हो जाता है और अब वो उन दोनों को अकेला छोड़कर जाने लगता है। इतने में ओकारून देखता है कि एक स्केलेटन अब उसी की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। ओकारून भी अब उसे देखकर भागने लगता है, पर तभी उस स्केलेटन
उसे साइड कर देता है और अब वो मोमो की तरफ दौड़ कर आ रहा होता है। मोमो भी अब अपनी पावर का यूज करके उसे रोकने वाली थी, पर तभी जीजी अब मोमो को गले लगाकर साइड में कर लेता है। ये चीज एक करो करण वापिस से जलस हो जाता है। तभी वो स्केलेटन उन दोनों के ऊपर से कूद जाता है और अब वो नीचे से चमक रहा होता है। ये देखकर मोमो को लगता है कि इस स्केलेटन के पास ओकुरन की बॉल है। वो उसे पकड़ कर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो रुक ही नहीं रहा होता है। वो मोमो और जीजी दोनों को उड़ा कर ले जाता है। ओकुरन भी जल्दी से ट्रांसफॉर्म करके अब उनके पीछे दौड़ता है। ओकुरन जाकर मोमो और जीजी को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वो स्केलेटन अब उनसे आगे भागने लगता है। जीजी अब घबराने लगता है। वो अब ओकुरन को देखकर कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। तो मोमो से कहती है कि चिंता मत करो, ये ओकुरन है, ये हमारे साथ ही है। तभी मोमो अब उस स्केलेटन को पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। वहीं वो स्केलेटन हार ही मानता है। वो इतनी ताकत लगाता है कि वो खुद ही टूट जाता है, पर फिर भी वो रुकता नहीं है। वो अपने सभी टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके फिर से भाग जाता है। वो अब काफी दूर भाग जाता है, पर तभी मोमो अब अपने हाथ पे मुक्का मारती है और अब उन्हें उस स्केलेटन की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो लोग अब वहाँ पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो स्केलेटन तो एक जगह पर आ चुका है जहाँ पर काफी भंगार पड़े होते हैं। और कुरन अब मोमो से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये यहाँ है। तो वो कहती है कि जब ये टूट गया था तब मैंने इसके दिल को पकड़ लिया था, और जब मैं इस पे मुक्का मारी थी तो ये चिल्ला रहा था, इसलिए मैंने इसे ढूंढ लिया। तभी अचानक से एक लड़की की आवाज आती है जो कि उस स्केलेटन से कहती है कि टारो, क्या ये तुम हो? जिस पर टारो भी कहता है कि हाँ हाना, मैं ही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो हाना को ढूंढ लेता है। हाना उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए इतना खतरा क्यों उठाया? जिस पर वो कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे मिलने के बाद ही मेरी पूरी दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया कलरफुल हो गई। वहीं इस बात को अब ओकुरन भी सुनकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं मोमो के साथ मिला था। दूसरी तरफ हाना भी टारो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मैं एक्सपायर्ड हो चुकी हूँ। जिस पर टारो कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर ओकुरन भी अब समझ जाता है कि वो मोमो को प्यार करता है। अगले सीन में वो सभी अब हाना को लेकर अब घर पर आ जाते हैं और दादी से कहते हैं कि प्लीज इसे रख लो। तो दादी कहती है कि फिर टारो कहाँ गया? तो मोमो कहती है कि वो वापस से केमिस्ट्री की लैब में गया। वो कह रहा था कि अगर हम लोग उसे यहाँ रखेंगे तो उसे चिंता नहीं होगी, और रात होते वो हाना से मिलने के लिए आएगा। वो सभी लोग अब दादी से कहते हैं कि प्लीज रख लो हाना को यहाँ। तो दादी भी मान जाती है। इसके बाद अब मोमो बताती है कि हमें लगा कि टारो के पास ओकुरन की बॉल है, पर वो तो बस क्रिसमस की डेकोरेशन थी। जो सुनकर दादी कहती है कोई बात नहीं, चलो हम लोग खाना खाते हैं, टेबल लगा दो। दूसरी तरफ जीजी ओकुरन से कहता है कि तुम्हारे पास तो काफी कमाल की पावर है। इसके बाद जीजी वापस से अजीब सी एक्ट करता हुआ मोमो की टेबल लगाने में मदद कर रहा होता है। वो अब देखता है कि मोमो के बाल पर कुछ लगा होता है, वो उसे उतार देता है, जो देखकर वो शर्माने लगती है। इस चीज को देखकर ओकुरन जेलस फील करता है और अब वो भी उसके बाल में से कुछ निकालता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। अब वो भी अब जीजी की तरह ही अजीब सी एक्टिंग करने लगता है जिससे कि मोमो उसे पसंद करे। तभी दादी मोमो से कहती है कि तुम इस हफ्ते जीजी के घर पे रुकोगी तो अपने अंडरवियर पैक कर लेना। ओकुरन भी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर वो जीजी के घर पर क्यों जाएगी। तो मोमो कहती है कि जीजी का हाउस जो है वो कर्स हो गया है और मुझे उस भूत को भगाना पड़ेगा। जो सुनकर ओकुरन कहता है कि क्या तुम जीजी के साथ अकेले जाओगी? तो वो कहती है नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम भी आओ साथ। तो ओकुरन कहता है कि ठीक है फिर चलते हैं। अगले सीन में जीजी को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान है। वो आज रात भी सो नहीं पा रहा है, उसे वही भूत की याद आ रही होती है। अगले सीन में वो लोग अब जीजी के घर पर जाने के लिए एक ट्रेन लेते हैं, जहाँ पर जीजी मोमो को काफी सारी कैंडीज दिखाता है, जो देखकर मोमो भी एक्साइटेड हो जाती है। ओकुरन देखता है कि वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, जो देखकर वो जीजी से काफी जेलस हो जाता है और कहता है कि मैं भी मोमो से इंटरेस्टिंग बात करता हूँ। वो चिल्लाकर कहता है कि मैं सूचिनोको के बारे में बात करूंगा। तो मोमो भी एक्साइटेड होकर कहती है कि मुझे बताओ उसके बारे में। तो ओकुरन अब उसे बताने लगता है कि सूचिकोनो की एक श्राइन भी होती है, जो देखकर मोमो कहती है कि मुझे वहाँ जाना है। ओकुरन अब कप्पा के बारे में बताता है। वो सुनकर जीजी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वहीं ओकुरन और जीजी आपस में बात करने लगते हैं। ओकुरन भी अब देखता है कि वो जीजी से पहली बार बात कर रहा है। उन दोनों को ही एक दूसरे से बात करने में मजा आने लगता है। जीजी कहता है कि तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, मैं तुम्हें फ्रेंड मान रहा हूँ अब, क्योंकि तुम मोमो के भी दोस्त हो, इसलिए तुम मेरे भी दोस्त हुए। ये सुनकर ओकुरन काफी शौक होता है और कहता है कि जीजी तो सही में एक अच्छा बंदा है। अगले सीन में वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। मोमो कहने लगती है कि यहाँ पर तो हॉट स्प्रिंग है काफी ज्यादा। उन लोग के जाने के बाद हम लोग को अब कुछ दुकानों में कुछ अजीब अजीब लोग दिखते हैं। अगले सीन में उन लोग को अब काफी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ रहा होता है और फाइनली वो लोग अब उस घर पर पहुंच जाते हैं। मोमो कहने लगती है कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी अजीब हो रहा सेंस नहीं हो रहा है। वो लोग अब अंदर चले जाते हैं, पर अब काफी सारे लोग अब उन्हें देख रहे होते हैं। अंदर आने के बाद भी अब उन लोग को कुछ नहीं दिख रहा होता है, जिस पर मोमो कहती है कि शायद से वो जो भूत है वो भी छिपे हुए होंगे। ये सुनकर जीजी कहता है कि तुम तो काफी कमाल की हो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। वो अब जूस लेने चला जाता है, जहाँ पर मोमो ओकुरन से कहती है कि आओ आकर यहाँ बैठो मेरे पास। वैसे भी स्पिरिट्स रात में आती है, तो अभी के लिए हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। तो ओकुरन भी बैठ जाता है, जिसके बाद मोमो कहती है कि मैं जाकर हॉट स्प्रिंग में नहा रही हूँ। तो ओकुरन कहता है कि अगर स्पिरिट्स आ गई तब क्या करेंगे? जिस पर मोमो कहती है कि कुछ नहीं होगा, मैं काफी जल्द आ जाऊंगी, तुम जीजी के साथ एंजॉय करना। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। तभी मोमो के लिए जीजी जूस लेकर आ जाता है, पर वो देखता है कि मोमो तो हॉट स्प्रिंग में चली गई है। जो देखकर वो ओकुरन से कहता है कि क्या तुम सोकर खेलोगे मेरे साथ? तो वो भी मान जाता है
और अब वो लोग सोकर खेलने लगते हैं, जहाँ पर जीजी ओकारून को सिखा रहा होता है कि आखिर ये खेलते कैसे हैं। खेलते खेलते अचानक से जीजी अब ओकारून से कहता है कि क्या तुम मोमो को प्यार करते हो। दूसरी तरफ मोमो भी अब सोच रही होती है कि काश जीजी और ओकारून अच्छे से दोस्त बन जाएं, क्योंकि ओकारून का कोई दोस्त नहीं है ना। दूसरी तरफ ओकारून जीजी के क्वेश्चन का जवाब देता है और कहता है कि मोमो मेरी पहली दोस्त है, वो मेरे लिए काफी स्पेशल है, मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस पर जीजी कहता है कि मेरे को मोमो का फेस और पर्सनैलिटी पसंद है। तो ओकारून कहता है कि मुझे तो मोमो पूरी तरह से पसंद है। वो लोग अब मोमो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी अब वापिस से मोमो को ही दिखाया जाता है। वो जब नहा रही थी और बाहर निकलने वाली थी तभी गेट खुल जाता है और अब वहाँ पर अजीब लोग आने लगते हैं, वो भी काफी ठरकी वाले हैं। दूसरी तरफ वापिस से ओकारून को दिखाया जाता है, जो कि जीजी के घर में कुछ अजीब नोटिस करता है। वो कहता है कि फोयर के साइड में एक रूम था क्या। अंदर आकर जीजी ओकारून से कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने पहले नोटिस ही नहीं करा और ये दीवार तो पूरी तरह से होलो है, इसे तोड़कर देखते हैं। तो ओकारून कहता है कि क्या ऐसा करना सही रहेगा। जिस पर जीजी कहता है हाँ, मुझे जानकर ही रहना है कि आखिर मेरे पेरेंट्स को क्या हुआ, जो कि शायद मुझे यही करके पता चलेगा। ऐसा बोलकर वो हथौड़े से दीवार को तोड़ता है और देखता है कि अंदर तो काफी सारे टेलिस्मेंट्स थे, जो देखकर वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोमो को दिखाया जाता है, जो कि अब ये देखती है कि वो गलती से मेल और फीमेल दोनों ही वाले हॉट स्प्रिंग में आ गई है। तभी वो जितने भी ठरकी अंकल थे वो अब उसके काफी करीब आने लगते हैं। वहीं मोमो अब उनके ऊपर अपनी साइकिक पावर से हमला करने की कोशिश करती है, पर वो लोग अब उसे पानी के अंदर नीचे गिरा देते हैं, जिस कारण से मोमो कुछ भी नहीं कर पाती है। और इसी के साथ पहला सीजन यही खत्म हो जाता है और अब इसी के साथ सीजन 1 यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को भाई मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं हो तो लाइक करके जाना। एंड सीजन 2 भाई आज आने वाला है। मैंने इस एपिसोड को भाई तुरंत आज बना के डाल दिया है, तो या इसके लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं सीजन 2 वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।